कि हाफ फिल हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सुनिए 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 सुनिए, क्या बताइए फिर से क्वेश्चन बताओ तो, क्या बोला आपने? एक। सर 4F6 है इसमें, हम्म। यूरोपियम में। तो हम्म। अगर S2 से S1 कर दे और वो एक इलेक्ट्रॉन F को दे दे, ताकि F7 हो जाए, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो इस केस में नहीं नहीं दे नहीं सकता। नहीं, देखिए 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 बता रहा हूँ, देखिए। होता है क्या कि जब आप इलेक्ट्रॉन को लेके जाओगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पड़ेगा कि नहीं, हायर एनर्जी में। हाँ सर। तो वहां पे ऑर्बिटल एनर्जी का डिफरेंस जो होता है ना, वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा स्टेबलाइजेशन, वो आपका एक्सचेंज एनर्जी नॉट एबल टू कंपनसेट द ऑर्बिटल एनर्जी डिफरेंस, इसलिए नहीं जा पाता यहाँ पे। ओके सर, लेकिन सर समझे कब कि लाइक इनफ होगा या नहीं? नहीं नहीं नहीं, आपको जब एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये एक्सेप्शन को थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। 64 पे आपका एक्सेप्शन है, वो आपको एक बार में दिमाग में स्ट्राइक करोगे आ जाएगा आपका। 29 पे एक्सेप्शन है, 24 पे जहाँ एक्सेप्शन है वहीं पे आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन एक ऑर्बिटल एनर्जी पे होता है। लेकिन हम लोग भी केमिस्ट्री पढ़े हैं, लेकिन हम लोग भी उसके बेसिस पे ही दर्ज करते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन है। नहीं तो वो ऑर्बिटल एनर्जी का अगर एक्सेप्शन रीजन अगर मैं लेके चलूंगा तो एलिमेंट को मैं भी नहीं पकड़ पाता, इसलिए वो आप मैं नहीं पकड़ पाएंगे, फैक्ट मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा इस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, 64 पे एक्सेप्शन है वो करना पड़ेगा। सर बताइए। सर ऐसा कुछ केस होता है कि मतलब एस से सारा इलेक्ट्रॉन निकल गया और एफ को मतलब हाफ फिल करने के लिए। नहीं नहीं, वो बताएंगे, वो सब बताएंगे आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका देख रहे हो, यहाँ पे ये जो यूरोपियम का देख रहे हो यहाँ पे, इसका रीजन जो लेके, अगर आप बोल रहे हो कि 4F8 क्यों नहीं होगा, मतलब 4F7 6S1 क्यों नहीं होगा, ये बोल रहे हो ना, लेकिन नहीं होता। इसका रीजन क्या होता है? रीजन होता है यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी कैन नॉट कंपनसेट। ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, इधर नहीं, स्पेस नहीं, उसको लिख लो आप कहीं पे, लिख लो कहीं पे एक्सचेंज एनर्जी। अब मैंने क्या बोला, कट कर दिया वहां पे, तो लिख लो वहां पे द एक्सचेंज एनर्जी कैन नॉट कंपनसेट। लिख लो, मैं वहां पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ द एक्सचेंज एनर्जी कैन नॉट कंपनसेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द क्या लोग, द एक्सचेंज एनर्जी कैन नॉट कंपनसेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6s to 4f। मैंने बोला द एक्सचेंज एनर्जी कैन नॉट कंपनसेट द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4f टू, सॉरी 6s to 4f। क्योंकि एनर्जी में आपने देखा था 4f ऊपर था, 6s क्या था, नीचे था। तो 6s आपको 4f में इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वहां पे 4F6 ही रखोगे, 4F7 नहीं करोगे। 4F अगर 8 होगा तो 4F7 होने के लिए 5D में चला जाएगा, क्योंकि 4F 5D का एनर्जी बहुत क्लोज है। लेकिन कभी 6s से 5D 4F आपका इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि गैडोलियम में जो एक्सेप्शन बताए थे वहां पे 5D और 4F के बीच का था, यहाँ पे 6 और 4F के बीच का है। तो 6 और 4F के बीच में नहीं देखा गया एक्सेप्शन, इसीलिए आप नहीं पकड़ोगे। कर लेंगे। ये सब एक्सेप्शन आपको उस एटॉमिक नंबर का थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, ये 64 पे क्या एक्सेप्शन है। और मैं तो बोला, मैंने एक लिख दिया था कि कॉपर का फैमिली एक्सेप्शन है पूरा, तो मैंने लिख ही दिया था। पूरा पूरा कॉपर का फैमिली, कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो याद रखो एक्सेप्शन आ गया, सिल्वर गोल्ड एक ही फैमिली का मेंबर है। फिर मैंने क्रोमियम में नीचे लिखा था किसको, मॉलिब्डेनम को, वो भी एक्सेप्शन बोल रहे थे। क्रोमियम मैंने 24, मॉलिब्डेनम 42, वो भी एक्सेप्शन है। देखो सेलेक्टिव एग्जाम्पल याद रखो, उसी में आपका काम चल जाएगा, आपको 29 24 पे ज्यादा वर्क करवाएगा। कर लेंगे। अब आइए, आप बताइए एटॉमिक नंबर और कौन सा था, कुछ था छूटा हुआ है? नहीं, हो गया नहीं सारा? तो बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लोगे ना आप? कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा। चले आगे, नेक्स्ट देखो।
जेड इफेक्टिव। एनसीईआरटी में जाओगे ना तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, बहुत डिटेल में लिखा है, मतलब कि बहुत अच्छा से लिखा वहां पे। पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय करोगे। किसी दूसरा बुक्स में पढ़ोगे ना तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख के पूछा ना कि आपको थोड़ा कभी कभी फेड अप भी हो जाओगे, लेकिन एनसीईआरटी बहुत कुछ लिखा है यहाँ इसके बारे में। क्या लिखा है पहले सुनो, बता रहा हूँ आपको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सुनिए, एक सिंपल मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपको, देखो। जैसे मान लो कि मैंने लिथियम लिया, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 3। तो बेटा लिथियम का जब 3 होता है तो उसके 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी होगा न्यूक्लियस में। मैं रिलेटिव चार्ज ले रहा हूँ, एब्सोल्यूट चार्ज नहीं ले रहा हूँ। अरे 3 प्रोटॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाँ सर। और ये देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, ये सब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, ये देखिएगा इसको थोड़ा बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है ये। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट हो गई है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए ये ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, यहाँ पे बेचारा है स्टेबल नहीं घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा लास्ट ऑर्बिट में, कहाँ पे? आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो ना लिथियम का, 1s2 2s1। अब देखना ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा है, बोला आ जाओ बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां पे, ज्यादा नहीं लेकिन खींच रहा है कि नहीं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर है नहीं इलेक्ट्रॉन, देखो बाहर तो है नहीं वो। ये इलेक्ट्रॉन सब कहाँ पे? उसके अंदर ही है ना। वो इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहा है, बोले भाग यहाँ से। लाइक चार्ज है ना, तो एक दूसरा को धक्का देगा कि नहीं। अब ये बन गया सॉफ्टवेयर, इसको हेल्प मिल रहा था कितना? 3 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज को। तो इस पे तो 3 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट नहीं आएगा, उस पर कुछ इम्पैक्ट को ये इलेक्ट्रॉन सब क्या क्या रिड्यूस कर दिया। एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ। आप किसी रूम में स्टे कर रहे हो और बाहर में मान लो कि कोई फेस्टिवल से हो रहा है, तो देख जनरली क्या होता है, जैसे दुर्गा पूजा ये कुछ चालू होता है ना, हर गली में तो कुछ ना कुछ तो बजने लगता है, हॉर्न सब ये सब। अब तक क्या होता है, म्यूजिक सिस्टम लग जाता है। कोई पढ़ने वाला बच्चा रहता है, उसको डिस्टर्ब होता है, जो फैक्ट बात। तो क्या करता है, वो फेस्टिव सीजन में चल रहेगा ना, तो कोई पढ़ने वाला बच्चा उसको डिस्टर्ब करता है, तो वो क्या करता है, अपना विंडो क्लोज कर देता है। तो जब विंडो ओपन था तो उसको बहुत ज्यादा साउंड मिल रहा था, लेकिन जैसे विंडो क्लोज कर दिया तो उसका साउंड क्या हो गया? लेस हो गया। मतलब विंडो एक स्क्रीन का काम किया। विंडो क्या किया? एक स्क्रीन की तरह काम किया, मतलब जो साउंड का इफेक्टिवनेस था उसको वैल्यू को क्या किया? रिड्यूस कर दिया। एक ये होता है। दूसरा क्या होता है, स्कूल में आपका क्या होता है? एनुअल फंक्शन होता है। एनुअल फंक्शन में आप क्या करते हो? चेयर पे बैठने के लिए बोलता है आपको कि बैठो, आप स्टूडेंट का एक रो होता है। अब बैठो, आपके सामने कोई ऐसा आदमी बैठ गया, आप ऐसे करके देख लो, ऐसे करके देख लो। मतलब क्या कि स्टेज पे जो परफॉर्मेंस आपका फ्रेंड कर रहा है, उस परफॉर्मेंस को आप देखने के लिए आपको जो सामने जो बैठा हुआ है आदमी, वो आपको सील्ड कर रहा है, रोक रहा है देखने के लिए। ठीक है। अब उसी सील्ड में क्या करते हो, आप थोड़ा टिल्ट होकर ऐसे करके देखते हो, तो कभी टिल्ट हो गया ऐसे करके देखते हो। इससे क्या होता है कि जो स्टेज पे जितना आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको आप इफेक्टिवली नहीं देख पाते हो, क्योंकि आगे कोई आपको क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो वैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस शेल में रहता है ना, वैलेंस शेल में, तो न्यूक्लियर चार्ज का जो इम्पैक्ट आएगा उस पर, फुल न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट उस पर नहीं जाएगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जाने वाला नहीं है, क्योंकि इनर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। आई बात समझ में? अगर मैं बोलूंगा इस न्यूक्लियर इस इलेक्ट्रॉन पे ये इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द 3 यूनिट, बोलोगे नो, दिस विल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लेस देन द 3 यूनिट। Reason: the inner cell electron interelectronic repulsion that reduce the force of attraction between the valence shell electrons and nucleus. Inner cell electrons through the interelectronic repulsion reduce the force of attraction between the valence electrons and nucleus. करेगा कि नहीं वो? तो उस पे न्यूक्लियर चार्ज का जो वैल्यू होगा, वो न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 3 यूनिट या मोर देन 3 यूनिट? लेस देन 3 यूनिट।
तो कुछ तो नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई बात समझ में? जैसे क्या होगा, आपका फ्रेंड होता है, आपका फ्रेंड मान लो क्यू में रहते हो, तो आपका फ्रेंड आपको धक्का किसी को देता है, तो जिसको धक्का देता है उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है उसका, ग्रेजुअली वो इम्पैक्ट क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है। तो वैसे क्या होता है कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है उसको इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या देगा, रिपेल कर रहा है। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन मान लो कि न्यूक्लियस उसको 20 न्यूटन से पुल कर रहा है, लेट कर लो, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन उसको 2 न्यूटन या 3 न्यूटन से रिपेल कर रहा है, तो आपको नेट फोर्स कितना मिला, 17 मिला कि नहीं? तो आप देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन को इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो नेट जो न्यूक्लियर चार्ज आएगा उसी को बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, तो किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू होगा वो आपका एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू नहीं होगा, उससे वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। और जो लेस वैल्यू वो ऑब्जर्व करेगा वो किस पे डिपेंड होगा, कितना नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आएगा। जितना ज्यादा इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, उतना लेस उस पर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू आएगा। आई बात समझ में? और न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू अगर रिड्यूस होते जाएगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का फोर्स क्या होगा, लेस होगा। अगर फोर्स लेस होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को आप इजीली वहां से रिमूव कर सकते हो, मतलब वहां पे आयनाइज करने के लिए आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन अगर इजीली रिमूव कर दोगे तो उसमें एलिमेंट का केमिकल एक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। तो ये सब होता है जेड इफेक्टिव। आई बात समझ में? तो कहीं भी मल्टी इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे तो नेट न्यूक्लियर चार्ज जो एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, मोर देन, लेस देन, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion, and that repulsion experienced by the valence electron from the inner shell electron. So this phenomena is called screening or shielding effect. आई बात समझ में? तो लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे एक थ्योरी और बता देता हूँ, देखने यहाँ पे क्या होता है। इनर सेल इलेक्ट्रॉन लिखो, reduce the nuclear attraction between the nucleus and valence shell electrons, रिड्यूस करेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन कौन है बता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। This phenomena is called shielding or screening effect। मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन से स्क्रीन करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन? आप याद रखोगे इनर सेल इलेक्ट्रॉन जिसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन उसी को बोला जाता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स को। ये आपका क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन सही। तो लिख लो, inner shell electrons, that is core electrons, screen or shield the valence electrons from the nuclear attraction।
तो आपको बोले न्यूक्लियर अट्रैक्शन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कौन शील्ड कर रहा है, स्क्रीन कर रहा है, बताइए। जैसे मैंने क्या बोला, आप कहीं पे म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, लेकिन आपका देखो वहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम का क्लोज होगा उसको तो बहुत साउंड मिल रहा है, और आप अगर थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हो तो आपका साउंड क्या होता है, लेस हो जाता है। एक्चुअली क्या कर रहा है, बहुत सारा पार्टिकल, मान लो कि वॉल है, कहीं पे विंडो है, कहीं पे कुछ मीडियम है जो आपको क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो। लेकिन 100% तो आप म्यूजिक आपके कान में आ रहा है, वो तो 100% आप रोक नहीं पा रहे हो, लेकिन उसके इंटेंसिटी को क्या किया, वो रिड्यूस किया। कई बात समझ में। जैसे क्या होता है, कहीं भी रहो तो कहीं पे क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई साइक्लोन आता है, कुछ भी आता है, जैसे मान लो साइक्लोन से चलता है, वे बंगाली कहीं से साइक्लोन चला, तो कोस्टल रीजन में उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ते जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है। आई बात समझ में। तो आप वैसे ही रखना कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रॉन अंडर द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वी नो द इलेक्ट्रॉन्स हैव द वेव नेचर, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन में है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज एनर्जी क्या होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता नहीं। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लेकिन 100% शील्ड नहीं करेगा, 100% शील्ड नहीं करेगा, लेकिन उसको शील्ड करेगा मतलब स्क्रीन करेगा। ऑब्वियसली वैलेंस सेल में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, जो एक्सपीरियंस करेगा, वो नेट न्यूक्लियर चार्ज तो नहीं एक्सपीरियंस करेगा, उसका क्या होगा, लेस वैल्यू आएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज का कितना इम्पैक्ट उस पर जाएगा, उसी न्यूक्लियर चार्ज को बोलते हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब वो जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू आपका लेस देन एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज या मोर देन एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, लेस देन एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कर लेंगे। अब नेक्स्ट लिखो। अब देखो यहाँ पे आपको एक और बता दो, देखो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। देखो बहुत सारा मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, और आप देखना यहाँ पे ये सब क्या था, ऑर्बिट्स होता है, ये सब ऑर्बिट्स होता है, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्या है आपका, देखो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स है। अब बताओ बेटा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन में एग्जैक्ट नहीं दे रहा हूँ कितना नंबर होगा, तो ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन मैंने दिया आपको, देखना यहाँ पे। अब ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन सब क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा कि नहीं, सब एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये तो इधर रिपेल करेगा कि नहीं, देखो इधर भी कुछ रिपल्सन आएगा, इधर से भी कुछ रिपल्सन आएगा। साइमल्टेनियसली क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर भी पुल कर रहा है, न्यूक्लियस भी पुल कर रहा है ना, बताइए, पुल भी कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इट इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन या मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लेस। द न्यूक्लियर चार्ज लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज या मोर देन द एक्चुअल चार्ज, लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज या लेस देन एक्चुअल वैल्यू। मान लो कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज को मैंने सारा पॉजिटिव वैल्यू को काउंट कर लिया, मान लो यहाँ पे 15 यूनिट्स आया, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मोर देन 15 या लेस देन 15। लेस देन आई बात 15। समझ में। लेस देन 15, तो इसके लिए कौन रोक रहा है, इसको इनर से इलेक्ट्रॉन से रोक रहा है कि नहीं, इसको बताइए, रोक रहा है। आप बता दो, न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस इलेक्ट्रॉन पे होगा, इस पे आएगा, क्योंकि उसको तो शिल्ड कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इसको तो फिर शिल्ड कर देगा। जैसे जैसे आप खुद से बताओ, इनर सेल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट आएगा कि नहीं, मतलब इनर सेल में कोर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वैलेंस सेल को इफेक्टिवली शिल्ड करेगा कि नहीं, और जितना शिल्ड करेगा वैलेंस सेल उतना लूजली बॉन्डेड होगा कि नहीं। चोरी क्या बोला मैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। मतलब ये पता चल रहा है ना कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वैलेंस सेल को हमेशा 100% न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील नहीं होगा, वो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन आएगा वो लेस देन क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू होगा, रीजन क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। कर लोगे। और देखो एक बता रहा हूँ आपको, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग या सेलिंग इफेक्ट। अब क्या होता है कि लिख लो, गिवन एन, मतलब कि कौन सा वेक्टर फिक्स कर रहा हूं मैं, ऑर्बिट फिक्स कर रहा हूं। देखो शेल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन,
सबसे ज्यादा किसको होता है, किस में होता है? तो सबसे ज्यादा होता है एस में, उसका तो होता है पी, उसका डी, उसका एफ। वैलेंस सेल को सबसे इफेक्टिवली शील करता है इनर सेल एस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एस क्या होता है, सर्कल, नो नोडल प्लेन, इसीलिए हर तरह से रोकना चाहता वो। जितना ज्यादा नोडल प्लेन आएगा शील्डिंग एबिलिटी उतना पुअर होते जाएगा। चेक कर लो टी में कितना नोडल प्लेन है, डी में कितना है, एफ में कितना है। सर ये सबसे क्या नोडल प्लेन, सबसेल का शेप के ऊपर डिपेंडेंट है इसका शिल्ली का हाँ स्केल? शेप ऑफ सेल पे आप एक काम करेंगे। अगर मान लीजिए कोई आर्मी है, मान लीजिए कि यहाँ पे पूरा आर्मी है, मान लीजिए यहाँ पे आर्मी हर जगह पूरा हुआ है, तो आपको क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक बहुत सा प्रेसियस, यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे हर जगह आर्मी भरा हुआ है, आपको पेनिट्रेट करना टफ हो जाएगा कि नहीं? बाहुबली मूवी देखे हो ना? फिर देखो, अगर आर्मी ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे सामान है, तो फिर वो देख लेना, वो इधर से खाली है, इधर से बात करो, क्या दिक्कत? जब तक ये यहाँ पे पोजीशन लेगा तब तक मैं वहां पे लेके भाग जाऊँ, हो सकता है ये। अगर मान लो कि मैंने ऐसे दे दिया, ओ इधर इधर लूप होल है, चलो इधर देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, हो गई ये, तो बताओ सबसे इफेक्टिवली सेल कौन करेगा? बस, आई बात समझ में? तो लिखो, ये एस ऑर्बिटल है, effectively shield the valence electron from the nuclear attraction। अगर आपसे बोलेगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन से सबसे ज्यादा शील्ड कौन करता है इफेक्टिवली, तो याद रखिएगा कौन करता है, एस। याद रखोगे सबसे पुअर किस में होता है, एफ में। इसीलिए एफ और डी का जब पुअर शील्डिंग एबिलिटी जाएगा ना, तो देखना साइज में कंट्रैक्शन आ जाएगा, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप इफेक्टिवली तो शील्ड नहीं कर रहे हो, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या करेगा, स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा, इसलिए न्यूक्लियर कंट्रैक्शन आ जाता है वहां पे साइज में, बताएंगे आप। ठीक है, शेप पे डिपेंड किया कि नहीं, बताइए आप लोग। ने मतलब बताया शेप पे डिपेंड किया कि नहीं है। यस सर। एन का वैल्यू फिक्स कर देगा, अब बोलेगा कि किसका ज्यादा होगा, तो किसका लेंगे आप फिर, एस का कर लेंगे। आप जो बताने जा रहा हूँ सुनो, एक और चीज बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो इफेक्टिवली सेल कौन के समझ में आ गया। अब देखो, अब जो बताने जा रहा हूँ देखो, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। पहले जेड इफेक्टिव पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं बताता हूँ जेड इफेक्टिव क्या होता है, पहले पढ़ लो। नेट न्यूक्लियर चार्ज experienced by an electron in multi-electron atom। तो नेट न्यूक्लियर चार्ज लिख लो, वहां पे न्यूक्लियर चार्ज में भूल गया, नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज कितना एक्सपीरियंस करे, उसको क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अब बता दो, एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ, किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस 20 न्यूटन से पुल कर रहा है, और इनर सेल का इलेक्ट्रॉन उसको 4 न्यूटन से धक्का दे रहा है, तो नेट कितना चार्ज में, कितना फोर्स मिलेगा, 16 मिलेगा ना। तो वैसे ही सारा इलेक्ट्रॉन्स का होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। बैलेंस सेल में जितना ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा होगा, कब सबसे कम फोर्स होगा। इनर सेल कोर में आएंगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन उसके भी कुछ इनर होगा जो उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंपल थ्योरी है आपका, कि देखो यहाँ पे, एक देखो ये कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3 यूनिट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है मैंने बता दिया था, लिथियम है 2, 3। मैंने क्या बोला बेटा, ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, और ये क्या करता है इसको, एरो देखना, एरो मतलब कि ऐसा ऐसा का मतलब होता है रिपल्सन, और एक ही तरफ में एरो दिया उसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। अब बताइए जो इफ जेड इफेक्टिव होगा इस पे, वो क्या होगा, 3 माइनस कुछ होगा। नेट न्यूक्लियर चार्ज कितना,
+3। क्यों लेस होगा +3? दोनों तो उसको रिपेल कर रहा है। तो इस पे जो जेड इफेक्टिव होगा, इस पे जेड इफेक्टिव जो होगा, जेड इफेक्टिव वो होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। अब बोलोगे सिग्मा तो कुछ वैल्यू होगा, तो उसको बोलते हैं स्टिलिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जो इनर सेल होता है ना, उसका कंट्रीब्यूशन होता है, जिसका हम लोग फाइंड भी करते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से। वो आपका जब एडवांस का क्लास लेंगे सैटरडे को, उसमें बताएंगे। मेडिकल की इंजीनियरिंग के जेई मेन तक बच्चे को नहीं पढ़ाता हूँ। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंजीनियरिंग में ये भी काम नहीं देगा आपको। एक ही आपको काम देगा कहाँ पे, जेई एडवांस में। वो भी काम नहीं देगा, लेकिन ये आपको एक जनरलाइज करना बताऊंगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करते हैं, वो पता चलेगा। इसीलिए अभी याद रखो सिग्मा होता है क्या, देखो जेड क्या होगा, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। तो बताइए लिथियम का एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना था, 3। जेड क्या लिखेंगे, 3। और सिग्मा क्या होगा, स्क्रीनिंग और शिल्डिंग कांस्टेंट। तो बेटा बोलेगा कि स्क्रीनिंग शिल्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो आपको नहीं पढ़ना, वो आपको याद रखना कि जेड का वैल्यू जब लेंगे तो एक्चुअल वैल्यू में से कुछ का वैल्यू को क्या करेंगे, आप रिड्यूस करेंगे। बस इतना याद रखो। इतना से काम चला लो, इससे ज्यादा नहीं कोई पूछने वाला आपको। जेड माइनस सिग्मा आता है, मतलब कुछ माइनस कर रहा हूँ ना, ये तो माइनस कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, स्क्रीनिंग या शिल्डिंग कांस्टेंट तो है ही किसका, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स का। कर लोगे। ये क्या होता है, सम ऑफ द स्क्रीनिंग। हम्म हम्म इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो होगा उसी का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, तो जितना कोड लोगे उतना ज्यादा स्क्रीन करेगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखो क्या होता है। अब गिवन एन के ले जाएंगे तो उसमें क्या थ्योरी है सुनो। जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा जैसे जैसे एल का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो एल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, याद रखना क्या बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज आएगा आपका। जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज, देखो जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो एल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। एल होता है एजमुथल क्वांटम नंबर। एल होता था एजमुथल क्वांटम नंबर, याद करो। एजमुथल क्वांटम नंबर है ये। अब बताइए 2s और 2p में एल का वैल्यू कितना होगा, इसमें 0, इसमें क्या होगा 1। अब बताओ जेड इफेक्टिव किस में होगा ज्यादा, 2s में ज्यादा होगा कंपेयर टू 2p। आप बताइए जेड इफेक्टिव अगर 2s में ज्यादा होगा तो 2s में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। 2s में अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो 2s का एनर्जी लो होगा कंपेयर टू 2p। इट मींस एनर्जी फंक्शन ऑफ n प्लस एल। बोलिए। ये अभी सील्डिंग जो चल रहा है यहाँ पे 2s और 2p का, ये 2s को 1s सील्ड करेगा। मैं बता रहा हूँ 2s और 2p में जेड इफेक्टिव किस में ज्यादा होगा, तो एक जब n का वैल्यू फिक्स कर दोगे तो जेड इफेक्टिव l के अकॉर्डिंग वैरी करता है। जिसका एल वैल्यू सबसे कम होता है जेड इफेक्टिव उसका ज्यादा होता है। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि जिसका एल कम होता है वो सबसे टाइटली होल्ड टू द न्यूक्लियस होता है। मतलब 2s और 2p में जेड इफेक्टिव किस में ज्यादा है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर किसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा। आज जिसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा उसकी एनर्जी क्या होता है, लेस। अब बताइए 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज्यादा होगा। अब बताइए 2s 2p में n क्या है, सेम। n प्लस एल दोनों का क्या है, डिफर। बताओ एनर्जी किसका फंक्शन हो गया, n प्लस एल। जहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो नहीं लोगे। जहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा वहां पे फोर न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट आएगा। तो वहां पे एनर्जी सिर्फ किसका फंक्शन लिए थे, एन का। यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए यहाँ पे एनर्जी किसका फंक्शन हो गया, एन प्लस एल का। फिर से सुनो, मैं तो बोल रहा था, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये सब टॉपिक में भूल भूल हो जाता है। इसीलिए
क्वेश्चन जब आता है ना इस पे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जहाँ पूछता है ना, आईआईटी का जेईई एडवांस का कंपेरिजन का, तो दिखा दूंगा एक बार क्वेश्चन। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो मतलब इस तो थ्योरी अगर नहीं पता रहेगा तो बना भी नहीं पाएगा सर। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, सुन लो, सुनना एक बार। 2s से 2p है, n का वैल्यू फिक्स कर दिया। मैंने थ्योरी लिखा कि n का वैल्यू फिक्स है फॉर ए गिवन n। मैंने बोला कि जेट इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो एल का वैल्यू डिक्रीज हो, एल का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो जेट इफेक्टिव इंक्रीज होगा। मतलब जिसका एल का वैल्यू ज्यादा होगा जेट इफेक्टिव उस पर लेस होगा। जेट इफेक्टिव लेस का मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक होगा, और जेट इफेक्टिव हाई का मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। आई बात समझ में? आप बताइए कि आपके पास क्या होगा, 2s से 2p है, n का वैल्यू कितना है इसमें, 2 एल का वैल्यू 0, इसका 1। जेड इफेक्टिव किस में आएगा, तो जिसका एल का वैल्यू सबसे कम होगा। देखो सबसे कम किसका है, और उसका क्या है, 2p का। आप बताइए जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी का मैं बात करूंगा, तो 2s से ज्यादा होगा 2p का। अरे बेटा न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा ना, एनर्जी उतना कम होता है। बार बार तो मैं बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ। -13.6 था, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा था। न्यूक्लियस के जितना क्लोज उतना फोर्स अट्रैक्शन है, जितना फोर्स अट्रैक्शन उतना एनर्जी नीचे। बार बार ये पढ़ा रहा हूँ, टाइटली होल्ड का मतलब लो, लोअर एनर्जी। मोर निगेटिव मतलब स्ट्रांगली होल्ड है वो। लेस निगेटिव का मतलब लेस लूजली होल्ड है वो। आपको इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट ऑर्बिट से हाइड्रोजन से रिमूव करना है, आपको 13.6 इलेक्ट्रो वोल्ट देना पड़ेगा, और सेकंड ऑर्बिट से रिमूव करोगे 3.4 इलेक्ट्रो वोल्ट देना पड़ेगा। अब बताइए कहाँ पे टाइटली होल्ड है वो, फर्स्ट ऑर्बिट में, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट 13.6 इलेक्ट्रो वोल्ट ले रहा है। तो मैं तो बार बार बता रहा हूँ कि जितना, आप बताओ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, जितना क्लोज जाएगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी इतना कम। आई बात समझते? देखो यहाँ पे एनर्जी किसका फंक्शन हो गया, एन प्लस एल का फंक्शन हो गया कि नहीं, क्योंकि एल डिफर कर रहा है कि नहीं आपका जेड इफेक्टिव पे। तो देखो एक चीज लिख लो यहाँ पे, एक चीज लिख लो, देखो जेड का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव भी तो इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से क्या होगा, देखो साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज होगा, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज होगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज आइए, न्यूक्लियर चार्ज आइए, भूल मत जाना, न्यूक्लियर चार्ज आइए। और न्यूक्लियर चार्ज बेटा जब इंक्रीज होता है, ये जेईई मेन का क्वेश्चन सब हर जगह मिलेगा आपको। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल में कंट्रैक्शन आता है, साइज में क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। अब बताइए किसका साइज सबसे सबसे, बताओ जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। और जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक ऑर्बिटल के साइज में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, घटेगा। बट द शेप ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट चेंज। न्यूक्लियर चार्ज चेंज होने से शेप ऑफ ऑर्बिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, साइज में इम्पैक्ट आता है, एनर्जी में इम्पैक्ट आता है। आपको मैं बता रहा हूँ, एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है ना बेटा। हाँ सर। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया नहीं ये, कि अगर ये थोड़ा थ्योरी अगर पकड़ लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। सुनो मैं बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखो एक फॉर एग्जाम्पल लिए मैंने, मान लो मैंने 2s ऑर्बिटल लिए, कौन सा ऑर्बिटल लिया मैंने, 2s। अब बता दो हीलियम आपके पास, सुनना, लिथियम आपके पास, सोडियम आपके पास, सोडियम नहीं, मान लो यहाँ पे कार्बन लिया मैंने, और यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया, यहाँ पे लेट कर लो कि आपने सोडियम ले लिया, और यहाँ पे पोटेशियम ले लिया। सबका मैं कौन सा ऑर्बिटल ले रहा हूँ, 2s। बताओ तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसमें है, पोटेशियम में। हाँ सर। पोटेशियम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, 19। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, 1। आप बताओ 19 प्रोटॉन जितना स्ट्रांगली 2s इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उतना स्ट्रांगली 1 प्रोटॉन का भी खींच सकता है, नहीं। आप बताइए तो 2s इलेक्ट्रॉन को, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन मिलेगा, पोटेशियम में। तो 2s ऑर्बिटल का साइज स्मॉल हो जाएगा कि नहीं। और 2s का सबसे लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन किस में होगा, हाइड्रोजन में, तो उसका साइज सबसे ज्यादा होगा कि नहीं। मतलब सबसे बड़ा साइज किस में मिलने वाला आपका, हाइड्रोजन में।
आई बात समझ में? जैसे एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ आपको। जैसे आप डॉक्टरी का प्रिपरेशन करते हो तो आप एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे। अब कोई वेटनरी का डॉक्टर भी होता है कि नहीं? तो वेटनरी के डॉक्टर को जब ऑपरेशन करेगा तो इतना बड़ा किडनी मिलेगा। कैटल किसी को करेगा तो इतना बड़ा किडनी मिलेगा कि नहीं? बफेलो को ऑपरेशन करेगा तो इतना बड़ा किडनी मिलेगा कि नहीं? और इंसान को करेगा तो इतना छोटा किडनी मिलेगा। तो सिंपल थ्योरी आप याद रखना। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आपका डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज होगा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन साइज में इम्पैक्ट आएगा। और साइज में अगर इम्पैक्ट आएगा, एनर्जी भी चेंज होता है। क्या ये बात समझ में? यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। एनर्जी जो देखेंगे, 2s ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा कंपेयर टू किसका एनर्जी ऑफ 2s ऑफ लिथियम। उसका एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू 2s ऑफ किसका कार्बन। उसका ज्यादा होगा 2s एनर्जी ऑफ किसका लेंगे नाइट्रोजन। उसका ज्यादा होगा 2s एनर्जी ऑफ किसका सोडियम। और उसके बाद ज्यादा होगा किसका बताइए 2s एनर्जी ऑफ किसका पोटेशियम। अरे एक्साइटेड स्टेट है, वो क्यों नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का? गजब का आप लोग स्टोमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो पूरा बैठ बजा जाते तो स्ट्रक्चर। देखो, अब ये बताइए, अगर जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर लेंगे, जितना ज्यादा एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज क्या होगा स्मॉलर होगा, और उसका एनर्जी उतना क्या होगा लेस होगा। आपको ऑप्शन देगा विच वन एलिमेंट हैव द मोर एनर्जेटिक 2s ऑर्बिटल या 3s ऑर्बिटल, विच वन हैज द मोर एनर्जेटिक 2p ऑर्बिटल, विच वन हैज द लेस एनर्जेटिक 2p ऑर्बिटल। तो नहीं पकड़ लोगे? सबसे ज्यादा एनर्जेटिक 2p किस में होगा? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। कर लेंगे। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। स्क्रीनिंग इफेक्ट लिए सर बताइए। सर ये वाला थोड़ा और एक बार समझाएंगे तो एनर्जी देखिए ऑफ सुनिए, टू। सुनिए बता रहे हैं। आपका हाइड्रोजन जब लेते हैं तो बेटा कितना पॉजिटिव चार्ज होता है 1 यूनिट। और पोटेशियम में कितना जाएंगे +19 यूनिट चार्ज आएगा कि नहीं बताइए आप लोग। अरे बेटा, जेड आपका वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है कि नहीं आपका। एस ऑर्बिटल मान लो कि यहाँ पे एस ऑर्बिटल में बना रहा हूँ, ये एस ऑर्बिटल है इसका, ये 2s है इसका, और ये 2s है इसका। तो साइज किसका कम हो गया? पोटेशियम। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया आपका, यहाँ पे एक मैंने इलेक्ट्रॉन क्लॉट बनाया, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लॉट बनाया था ना आपको। ऐसे ही कुछ था कि नहीं बताओ, 2 लोब्स था कि नहीं इसका। एक बीच में क्या था, रेडियल नोट्स आया था कि नहीं, याद करो बेटा। एक रेडियल नोट आया था। ये देखो इसका मैं बता रहा हूँ, इसमें भी तो रेडियल नोट में दिखा ही रहा हूँ आपको, लेकिन साइज क्या है स्मॉलर। हाइयर या स्मॉलर बताइए। स्मॉलर। तो आपने क्या देखा, जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होता जाएगा स्मॉल। कर लेंगे। आप बताइए साइज अगर स्मॉल होगा इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, एनर्जी किसका ज्यादा होगा। यही बात समझ में। 2s जो हाइड्रोजन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगा कि 2s ऑफ द पोटेशियम। हो गई है? तो समझ में आया, कुछ आइडिया लगा। अब जो टॉपिक है वो है पेनिट्रेशन पावर। और उसको पढ़ाने से पहले थोड़ा बताना पड़ेगा ग्राफ, जो ग्राफ आपने नहीं पढ़ा अभी। देखो ग्राफ कुछ था, एनसीईआरटी आएगा तो एनसीईआरटी में भी 2 ग्राफ दिया हुआ, दिया है ना। अब जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको ग्राफ थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे तो उसी पे काम चल जाएगा आपको, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चे को उसको डिटेल में बताऊंगा, वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन उस ग्राफ का दे देता हूँ। ठीक। अब देखो वहाँ पे ग्राफ दिया होगा, दो दो ग्राफ दिया होगा। देखो एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ। देखो, देखो इधर, देखो ये ग्राफ 1s 2s दिख रहा है कैसे होगा, स्फेरिकल पे कैसे ऐसे प्लॉट की तरफ फेंका हुआ है। देख रहा है इसमें रेडियल नोड दिख रहा है, यहाँ पे रेडियल नोड है ये।
और देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ पढ़ना आपको दिया है यहाँ पे ग्राफ। सबसे पहले देखना है इसमें कि एक चीज जो मैं बता रहा हूँ उसको देखना आप लोग, देखना n+1 लिए थे, इसमें एक चीज जो बता रहा हूँ देखना है यहाँ पे क्या लिखा है, देखना है यहाँ पे ये किसका ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए n+l पे नहीं, n पे डिपेंड होता है। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी बता चुका था। एक चीज देखना है यहाँ पे क्या लिखा है, lower value of n+l orbital has the lower energy if the two orbital with the same n+l value, बताया था मैंने। देखो the energy of the orbital of the same subshell decreases with increasing the atomic number। देखो एनर्जी ऑफ 2s हाइड्रोजन ज्यादा रहता है, यहाँ पे पोटेशियम का लेस रखा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, शेल्डिंग इफेक्ट स्ट्रेनिंग इफेक्ट बोला कि नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा पढ़ोगे तो दिखेगा मल्टी इलेक्ट्रॉन में बिसाइड द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स भी होता है वहां पे। अरे बेटा जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को देखेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को देखेगा, और किसी को देखेगा नहीं वो, क्योंकि है ही नहीं वहां पे। क्लासरूम में अगर दो ही स्टूडेंट होगा तो वो उसको देखेगा, वो उसको देखेगा, गुस्सा आएगा तो उससे देखेगा। अगर मान लो कि बोलेगा कि नहीं भाई बोल तुम्हें क्या मना तो भाई बोल तुम्हें क्या, और तो कोई है ही नहीं। अगर मान लो दो चार स्टूडेंट, देखो कैसे सो गया वो। यादव जी एक काम कीजिए, सुनिए, हेलो, आप नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, नीचे बैठना, आप जाओ नीचे चले जाओ। आप पापा को बोल रहे हैं यहाँ से एडमिशन विड्रॉ करने के लिए, बोलिए ठीक, जाइए आप नीचे, आपसे जिंदगी में कुछ होने वाला है, जाओ नीचे। ब्रजेश से पूछना कितना स्ट्रगल करके वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचा, ब्रजेश से पूछना, जाइए आप नीचे। पता नहीं बच्चा पढ़ने के लिए था कि मस्ती करने के लिए था, क्या होता है ये। अरे बेटा एबिलिटी नहीं तो छोड़ दो, बहुत टफ ऑफ कंपटीशन, साइंस पढ़ो नहीं, पनिशमेंट ले लियो लाइफ में, जो फैक्ट में बता रहा हूँ। कॉमर्स पढ़ना बहुत इजी होता है, ये सब जाके पढ़ो ना, आगे जाके स्ट्रगल और करते रहोगे लाइफ। ऐसे करके स्टैंड लगा के सोया हुआ। इतने एक टू डी A to Z पढ़ा रहा हूँ, टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ, बार बार की पढ़ो सुनो देखो क्या होता है ये, ताकि बुक का पढ़ने का थोड़ा आदत लगे आपको, थोड़ा समझो टॉपिक को क्या होता है। अगर मेरे को भी पढ़ाना पड़ता ना, ये आप यूट्यूब से जाओगे ना तो ये हार्डली 20 से 25 मिनट का ये एक वीडियो बना के टीचर छोड़ देता है, नहीं समझ में आएगा आपको, पर देख लेना। रूट लेवल पे मैं काम करवा रहा हूँ आपको, ये नहीं कि दिखा रहा हूँ ये होता है ये होता है ये, ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ आपको, रूट लेवल पे काम करवा रहा हूँ। देख रहे इधर, यहाँ पे क्या होगा कि सेल्डिंग आप कर लीजिए, यहाँ पे समझ में ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है यहाँ पे कि प्रेजेंट इन द एटम द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी कब होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, डोमिनेंट होगा रिपल्सन से, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होगा, रिपल्सन भी तो हो रहा है। द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन इनर शेल आर मोर इंपॉर्टेंट। देखो on the other hand the attractive interaction of electron increases with increasing the nuclear charge, obviously increase होगा। फिर बोला due to the presence of electron in the inner shell, electron in the outer shell will not experience the full positive nuclear charge, the effect will lower due to the partial देखो screening of the positive charge on the nucleus by the inner shell electron, shield करता है उसको, the net nuclear charge हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, effective nuclear charge। क्लियरली बोला यहाँ पे डिस्पाइट द shielding और outer electron by the inner shell electron, the attractive force experienced by the outer shell electrons increase with increasing nuclear charge, वो तो सही है आपका। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि न्यूक्लियर इन अदर वर्ड्स द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एज द इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज। अरे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आई बात समझ में, तो यही मैंने आपको बताने का बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी में दिया है, और मैं आपको गारंटी लेता हूँ कहीं भी आप जाके देखो टीचर जब स्ट्रक्चर पैटर्न पढ़ाता है ये पार्ट को डिस्कस नहीं करता, नहीं डिस्कस करता है। आकाश में पढ़े होंगे पूछ लो, नहीं डिस्कस नहीं करता है यहाँ पे, चाहे डिफेक्टिव ये पार्ट पर बोलता भी नहीं है। और जबकि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आगे जाके बहुत सारे प्रोपेरिटिक प्रॉपर्टीज को पकड़ लोगे, समझ में आइए। अब देखो, अब मैं आ रहा हूँ इस ग्राफ पे, इस ग्राफ को पढ़ाने से पहले आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ। अभी तक का मैं टॉपिक जो पढ़ा है उसमें एक टॉपिक मैं लाने जा रहा हूँ, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर में पढ़ाता हूँ ग्राफ के थ्रू,
ग्राफ के थ्रू पेनिट्रेशन पावर आपको पता चलेगा। तो ये मैं आपको ब्रेक देता हूँ, ब्रेक के बाद फिर मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, ब्रेक देता हूँ, ब्रेक के बाद पढ़ा दूँ। सर आप म्यूटेड हो। मेन के बच्चे हैं उनके लिए जेई मेन का जो एग्जाम देखेंगे अभी आप लोग, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको ग्राफ से मिलेगा। जेई मेन का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। नीट में अभी तक ये ग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछा है, नीट में अभी तक नहीं पूछा है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार स्कैम हुआ। स्कैम के चलते एनटीए का हालत खराब है। इसलिए नेक्स्ट ईयर बेटा जो टारगेट पे रहेगा ना उसको क्वेश्चन टफ देने का चांस है। ठीक है, तो टफ कितना देगा, एनसीईआरटी से भी on कभी नहीं जाएगा। है बात समझ में। आप देखते हो ना कि आप आईआईटी का जो क्वेश्चन रहता है ना वो एनसीईआरटी के पे ही फोकस करके बनाता है, लेकिन फ्रेमिंग का तरीका जो थोड़ा यूनिक होता है, इसलिए क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा टफ हो जाता है। और आईआईटी का जो एडवांस का पैटर्न होता है ना क्वेश्चन होता है वो किसी कोचिंग किसी इंडस्ट्री में किसी पैकेज में नहीं मिलेगा। वो सब बोलता है कि मेरे पास है, नहीं है। आप जो इंटरव्यू है ना, जो टॉपर है ना उसका इंटरव्यू आप सुनना, सीधा बोला वो, बोला कि बहुत यूनिक पैटर्न होता है। सही है, बहुत यूनिक पैटर्न बनाता है वो। चलो आइए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अगर अगर बोलेगा बेटा कि किसका जेड और किसका कौन सा पार्टिकुलर ऑर्बिटल इनर्जेटिक होगा, किसका लेस इनर्जेटिक होगा, ये बता दोगे। किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा, ये बता दोगे। साइज सबसे बड़ा किसका होता है। अरे मोबाइल रखना यार, क्यों मोबाइल इतना तुम यूज करते हो। तो साइड करके रखो, साइड करके रखो। आपके लिए बोल रहा हूँ कि लाइफ को आगे बढ़ाने तो आपके लिए बोल रहा हूँ, मोबाइल मत यूज करो। ये बता रहा हूँ आपको, जेड इफेक्टिव मैंने बता दिया। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा तो साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ये समझ में आ जाएगा। अब देखो आप जो बता रहा हूँ सुनना। आप जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा ये पार्ट को थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन सुनना। देखो, बोलने से पहले मैं देखो क्या बोलने जा रहा हूँ। देखो सुन, अब ये जो पार्ट जाएंगे इसमें बहुत मुश्किल है बोलना, लेकिन सुनो, ट्राई कर रहा हूँ बोलने का ताकि समझ आओ आपको। देखो ये बेटा, ये साई एन एल एम, इसको मैंने वेव फंक्शन बोला था। आर्यन बताइए, इसको बोला था मैंने वेव फंक्शन। अब ये साई में देखना, ये साई आर होगा, ये एन एल लिया मैंने, और एक मैंने लिया साई एल एम, एम एल। देखो क्या लिया मैंने, एल एम लिया मैंने। तो एल एम क्या बोलेंगे, इसमें मैंने थीटा लिया और फाई लिया। आपको इससे पता चला होगा वेव फंक्शन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, दो का प्रोडक्ट में वेव फंक्शन लिख रहा हूँ, ये पता चल रहा है ना। तो बेटा क्या होता है कि कैसे आता है ये बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियल वेव फंक्शन। साई जैसे दे देगा ना आर उसका फंक्शन होगा, तो समझना कि रेडियल वेव फंक्शन है वो, क्योंकि ग्राफ जो दिया ना इसीलिए मैं बताने जा रहा हूँ रेडियल वेव फंक्शन। और इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेव फंक्शन। अगर आपसे पूछेगा कि वेव फंक्शन कितना टाइप का होता है, तो याद रखिए दो टाइप का होता है, एक रेडियल वेव फंक्शन, एक क्या होता है एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन हमेशा दिखाता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन है ना आपको, तो वेव फंक्शन के कौन सा पार्ट पे वर्क करेंगे हम लोग, रेडियल वेव फंक्शन पे। अगर आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल दिखाना है तो आप चले जाएंगे किस पे बताइए, शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे तो कहाँ पे चलेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपका कौन सा मतलब ये आपका टेस्ट होने वाला है। टेस्ट जो होगा, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसके जल्द उसके बाद मैं पीटीएम बुलाने वाला हूँ। इस बैच का पर्टिकुलरली दो तीन बैच को हम लोग टारगेट पे नहीं, सबका पीटीएम बुलाऊंगा। और सबको पेरेंट्स को मैं या तो जूम के थ्रू या पीटीएम बुलाऊंगा सबके बारे में, क्योंकि सबका फीडबैक मेरे को देना। बेबी सर हम लोग दोनों डिसाइड किए हैं, ये 2 ईयर का जितना भी बच्चा है सबका पॉजिटिव फीडबैक हम लोग पेरेंट्स को देंगे। अब बच्चा यहाँ पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को।
हम लोग को रिजल्ट चाहिए, पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, टाइम पास करने वाला बच्चा नहीं चाहिए। जो डेडिकेट होगा पढ़ेगा, जितना हेल्प लेगा उतना कर दूंगा। टाइम पास करने वाला बच्चा है, आई विल नॉट एंटरटेन दैट। बीवी सर को भी देखते हो, मेरे को भी सोचो, मैं उस तक एंटर नहीं करता। मैं गाना गाने ये गाने नहीं आया, मैं आपको पढ़ाने हैं। चलिए ये तो कितना हो गया देखो, दो हो गए। एक हो गया रेडियल वेव फंक्शन, एक होता है एंगुलर वेव फंक्शन। तो मैंने क्या, अब बोलोगे सर कहाँ से आया ये, तो सुनो एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे सुनिएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वेव नेचर होता है। आप मान लो कि एक्सिस जब जाते हो तो आप क्या लिखते हो, क्या लिखते हो यहाँ पे, ये एक्स लिखते हो, ये जेड लिखते हो, ये वाई लिखते हो कि नहीं आप, ऐसे लिखते हो कि नहीं, एक्स वाई जेड लिखते हो कि नहीं एक्सिस। लेट कर लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेव। तो मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन तो किसी एक्सिस पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो किसी प्लेन पे नहीं है। इस पोजीशन वेक्टर होता है, आपने पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर में आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया होगा कि ये पॉइंट है पोजीशन का, तो इसमें फंक्शन जो होगा एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन होगा ये पॉइंट। आपने स्पेस में लिया होगा ना कि कोई स्पेस में अगर कोई पॉइंट्स है तो उसको अगर पोजीशन वेक्टर लेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों लेके आपने क्या हो गया, पी पी मतलब कि प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ पी पॉइंट पे, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मतलब कि मेरे को पता है कि उसी रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं पे है। जैसे क्या होता है, मान लो कि कोई क्राइम करता है, तो आर्मी का क्या होता है, वहाँ पे स्टार्ट होता है, रेड करना स्टार्ट करता है। तो आर्मी क्या होता है कि ये आपका क्या होता है, उसका ट्रैक, फोन ट्रैक करके या किसी एक्टिविटी को ट्रैक करके आर्मी बोलता है कि चलो इसी रीजन में कहीं वो छुपा हुआ हिडन है, होता है कि नहीं। उसका बाद वहाँ पे अपना ऑपरेशन चलाता है। तो वैसे ही एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का 90 to 95% पॉसिबिलिटी है, तो उस रीजन को मैं स्पेस में कहीं पे रख दिया। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, तो वहां पे एक रख दिया मैंने। ये पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूक्लियस, याद रखोगे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब बता, न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पोजीशन है कि नहीं। न्यूक्लियस जब होगा तो हाँ सर। ऑरिजिन से एक पॉइंट, बताइए, एक पोजीशन पे है कि नहीं वो इलेक्ट्रॉन्स। बताइए आर्यन, बताइए बताइए निर्मल, ये तो ये क्या होगा, एक पोज पे आ गया वो। हाँ तो इसी पार्ट को, इसी को बोलते हैं आर, मतलब दैट शो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस जीरो अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन लेंगे कोऑर्डिनेट में, तो वहां पे क्या होगा, ये पॉइंट जीरो जीरो होगा कि नहीं, जीरो जीरो होगा कि नहीं पोजीशन। तो उसी से एक रेडियल डिस्टेंस लिया मैंने, एक डिस्टेंस पे मैंने बोल दिया कि वहां पे रीजन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब तो ये आर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ऑर्बिटल उतना बड़ा होगा। आई बात समझ में। तो ये पार्ट रेडियल पार्ट से जो दिखाता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, आई बात समझ में। अब देखना है इसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या, इसका एंगल कितना है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई के साथ कितना एंगल पे ओरिएंटेशन है उसका, जेड एक्सिस के साथ कितना ओरिएंटेशन पे है, तो उसको बोलते हैं एंगुलर पार्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से लेके, एक यहाँ से देखो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। आपको पता है कि ये एक्स कंपोनेंट का है कि नहीं ये पार्ट, और ये जो पार्ट लिए वाई कंपोनेंट पे एक्सिस पे है कि नहीं, और ये जो पार्ट लिए वो कहाँ पे होगा, जेड पे होगा कि नहीं आपका। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंगे तो उसमें एक ट्रायंगल बना के मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, ये सब ग्राफ होगा कि नहीं आपका 3D पे। तो देखो इसमें क्या होगा, इसी एंगल को बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग फाई। तो थीटा फाई क्या दिखाएगा, ओरिएंटेशन दिखा रहा है कि नहीं। मान लो ये पोजीशन है, इसका एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कंपोनेंट लेके मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, जो एडवांस की क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी ये देखो कि एक थीटा और फाई से क्या दिखा रहा है, इसका ओरिएंटेशन क्या दिखा रहा है, इसका ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन से क्या मिलता है, शेप। और एंसिस क्या मिलता है, शेप। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन पार्ट दिखाएगा, थीटा और फाइव। तो थीटा फाइव को मैंने किस में पार्ट किया, एंगुलर, एंगल है तो एंगुलर पार्ट में इंक्लूड किया। और आर क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस, तो उसको मैंने रेडियल पार्ट में इंक्लूड किया। आई बात समझ में। तो जब ऑर्बिटल वेव फंक्शन को इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलने जाओगे तो आपको तीन फंक्शन पे वर्क करना पड़ेगा, कौन कौन से फंक्शन, आर, थीटा, फाइव। ये इसके बीच का जेड, और ये जो लिया ना उसके बीच का एंगल थीटा, और उसी के परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करके इसके बीच में मैंने एक्स एक्सिस के साथ वाई के साथ क्या लिया, तो ये जब एडवांस का क्लास लेंगे तो उसको मैं पोलर कोऑर्डिनेट तोड़ूंगा। जो एक्स वाई जेड है ना उसको मैं साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में लाऊंगा, जैसे आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा।
आपने एक पोजीशन फैक्टर लिया होगा, आप पोजीशन फैक्टर लेके कार्टेशियन एक्सिस पे जाके उसको रिजॉल्व किया होगा, तो आपने कहीं पे देखा आर डिस्टेंस पे होगा, तो कहीं पे आर साइन थीटा आया होगा, कहीं पे आर कॉस थीटा आया होगा, जब आप रिजॉल्व करते हो एक्स वाई जेड कंपोनेंट पे। तो वैसे ही सोचो यहाँ भी करने वाले, है बस वैसे ही सर यहाँ भी करना है। हाँ बताइए। हम यहाँ सिर्फ कार्टेशियन में ही क्यों नहीं रखते? नहीं नहीं बेटा, ये जो होता है कार्टेशियन एक्सिस जो होता है, कार्टेशियन एक्सिस जो होता है अपने, जब फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे, तो फिजिक्स में आपने देखा होगा कि ये ओरिजिन से एक पॉइंट रहता होगा, तो उसको आपने रिजॉल्व करके आपने एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट फाइंड किया होगा नहीं, आर थीटा थीटा के साथ आपने एक लिया होगा आर कॉस थीटा, एक आपने आर साइन थीटा लिया होगा, लिए थे कि नहीं बताइए आपको फिजिक्स में, यस रिजॉल्व किए थे यस। कि? तो हाँ। वैसे क्या होगा कि ये जो बेटा यहाँ पे प्रोडक्टिव फाइंड इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसी को मैं तीन पार्ट में मैं तोड़ूंगा, वो तोड़ूंगा मैं जेई मेन एडवांस की क्लास में, अभी नहीं। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि बेटा ये जो पॉइंट को आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो, कार्टेशियन एक्सिस को मैं पोलर कोऑर्डिनेट में ला रहा हूँ, मतलब साइन थीटा के टर्म में, आर कॉस थीटा मतलब एंगुलर पार्ट में ला रहा हूँ, मतलब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसको मैं पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप जो वेक्टर में आपने पढ़ा था एक्स वाई जेड पे आर करके आपने साइन थीटा कॉस थीटा है, तो पोलर कोऑर्डिनेट का पार्ट था वो, तो कार्टेशियन को मैं पोलर में लेके जा रहा हूँ, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं जे एडवांस क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। अभी सिर्फ याद रखना कि ये जो पॉइंट है वो फंक्शन थीटा और फाई का भी होगा, और ये पॉइंट किसका फंक्शन होगा, आर का भी होगा। ये समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? ऑनलाइन वैसे बताइए समझ में आ गया ये? हाँ कोई सर। प्रॉब्लम नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे? इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपका जे एडवांस की क्लास में दूंगा, अभी आप जितना बच्चे हो उतना सुनो। थीटा फाइव समझ में आ गया क्या है ये? तो थीटा फाइव बता रहा है किस पार्ट को दे रहा है, एंगुलर पार्ट को, वो क्या दिखा रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। और रेडियल वर्क फंक्शन क्या दिखा रहा है आपका, साइज ऑफ ऑर्बिटल, मतलब दो फंक्शन हो गया। समझ में आ गया? समटाइम क्या होगा बेटा, ये जो साई और आर जो होता है उसको कभी कभी आर और आर भी लिख देगा, तो इसका मतलब ये एन और एल देके ऐसे करके लिखेगा, तो इसका मतलब समझना कौन सा वेव फंक्शन है वो, कौन सा वेव फंक्शन है, कैपिटल आर दे देगा, रेडियल तो समझ रेडियल वेव फंक्शन है ये, कौन सा ये, रेडियल वेव फंक्शन है ये। आप जो ग्राफ जो देख रहे हो यहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन है, ये देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी से उसके बाद आगे चलूंगा। रेडियल वेव फंक्शन है बेटा, बता दो शेप जो होता है वो डम्बल डबल डबल, वो तो ऑलरेडी ग्राफ अपलोड कर चुके हो, कर चुके हैं कि नहीं? हाँ सर। अच्छा स्फेरिकल होता है, डम्बल होता है, डबल डबल, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं आप लोग। तो एंगुलर पार्ट को यहाँ पे मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एंगुलर पार्ट का डिटेल डिस्कशन मैंने आपको दे चुका हूँ। मैंने बोला था ना स्फेरिकल होता है, किसी का डम्बल होता है, किसी का डबल डम्बल होता है, तो वो पार्ट था आपका एंगुलर वेव फंक्शन का पार्ट था वो। डाइवर्सन वो पार्ट किसका था, एंगुलर वेव फंक्शन का, जो इंडिकेट करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइज ऑफ ऑर्बिटल, वो पार्ट क्या दिखा था हमको बताइए, रेडियल वेव फंक्शन। कर लेंगे? आप देखो यहाँ पे एक चीज देखना आपको एनसीईआरटी का, फिर मैं आपको ला के लेके आ रहा हूँ। इस ग्राफ में एक चीज देखना आप लोग, यहाँ पे देखो साई और आर लेके फंक्शन लेके जा रहा है कि नहीं, साई स्क्वायर और साई आर का ले रहा है कि नहीं, मतलब ये किसका ग्राफ दिखा रहा है, रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ दिखा रहा है। देखो यहाँ पे साई और आर लेके ग्राफ प्लॉट किया कि नहीं, साई और, मतलब ये किसका ग्राफ दिखा रहा है, रेडियल वेव फंक्शन का प्लॉट। और ये साई स्क्वायर होगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं हम लोग, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है वो। देखो फिर से सुनो, साई क्या था, वेव फंक्शन, साई स्क्वायर को आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला था, तो साई स्क्वायर आर हो गया, तो मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व है ये। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो एक रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व है, एक किसका कर्व है, रेडियल वेव फंक्शन का कर्व है। समझ में आ गया? अब देखो ये जो आप पढ़ो बेटा, ये जो पढ़ो, ये जो पढ़ो, ये एंगुलर वेव फंक्शन का कर्व, इसमें भी आर साइन थीटा कॉस थीटा, देखो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ कि नहीं, उसको भी पोलर कोऑर्डिनेट में तोड़ के मैं बताऊंगा कैसे कैसे आता है वो। आई बात समझ में? अभी याद रखना ये एंगुलर वेव फंक्शन का पार्ट है, तो एंगुलर वेव फंक्शन तो शेप तो आप जानते हो, तो एंगुलर वेव फंक्शन तो चेंज होने वाला नहीं है, एटॉमिक नंबर के साथ एंगुलर वेव फंक्शन तो चेंज होने वाला नहीं है। एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो कौन सा पार्ट चेंज होगा, एंगुलर वेव फंक्शन, मतलब साइज चेंज होता है। आपने देखा था टू एस ऑर्बिटल सबका क्या था, स्फेरिकल शेप ही था। मैं टू एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन कर लूँ, या टू एस ऑर्बिटल में लिथियम कर लूँ, या टू एस ऑर्बिटल में सोडियम कर लूँ, सबका शेप क्या होगा, स्फेरिकल ही होगा। साइज डिफर कर जाएगा क्योंकि एनर्जी डिफर कर रहा है। साइज डिफर का मतलब एनर्जी डिफर, याद रखना, साइज डिफर का मतलब एनर्जी डिफर। इससे क्या होगा बेटा, जब बॉन्डिंग पढ़ाएंगे आपको तो वहां पे ओवरलैपिंग के थ्रू मैं बॉन्ड बनाऊंगा। अब वहां पे साइज जब मिसमैच होता है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होता, ये सब बताऊंगा वहां पे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, क्यों होता है, सब बताऊंगा आपको वहां पे, तो ये इसीलिए याद रखिएगा
कि साइज और एनर्जी का रिलेशन होता है, शेप का नहीं। तो आपको बोलेगा कि ग्रॉस शेप बताओ तो स्फेरिकल। देखो जैसे पी ऑर्बिटल क्या होता है आपका, डम्बल होता है। तो पी ऑर्बिटल आप 2p मान लो, आप सोडियम का लो या 2p लिथियम का लो या 2p हाइड्रोजन का लो, सबका डम्बल ही होगा। आई बात समझ में। 3p में आपने क्या देखा था, एक रेडियल नोट देखा था। तो 3p ऑर्बिटल किसी भी एलिमेंट का लेंगे उसमें एक रेडियल नोट आपको दिखेगा ही। आई बात समझ में। मतलब ग्रॉस शेप में कोई चेंज आने वाला नहीं है, मतलब एंगुलर पार्ट में चेंज आने वाला नहीं है। ये पार्ट सब क्या दिखा रहा है बेटा, बता दो। एंगुलर रिफ्लेक्शन बताइए, ये क्या दिखा रहा है आपका, एंगुलर वेव फंक्शन। तो आप बताओगे एंगुलर वेव फंक्शन का प्लॉट अगर कोई पूछेगा आपसे तो आप याद रखिएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, तब बना दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे ना। बताइए, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब आइए, अब देखो उस ग्राफ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। अब इस ग्राफ को रेडियल फंक्शन का सबसे पहला मैं ग्राफ बना रहा हूँ, रेडियल वेव फंक्शन कर्व। मतलब कर्व किसके बीच में लूंगा, कर्व लूंगा साई एन और एल वर्सेस आर। ये क्या होगा बताइए, डिस्टेंस फ्रॉम द, कहां पे ले रहे हैं बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब बताओ रेडियल पार्ट्स में रेडियल नोड का वर्क होता है, एंगुलर पार्ट में एंगुलर नोड का वर्क होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ग्राफ पढ़ने जाओगे ना, तो ग्राफ का साइज जो होता है वो रेडियल नोड पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपको रेडियल नोड पता होना चाहिए। रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1। ये ग्राफ में बहुत यूज होगा यहाँ पे, पढ़ लेंगे। अब देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखना। ये 1s लिए थे, किसका रेडियल फंक्शन है ये, किसका रेडियल फंक्शन, 1s का। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये देखो, ये मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखिएगा नहीं, रुकिए रुकिए, लिखिएगा नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। देखो क्वेश्चन देखा, टेलर दिखाया मैं आपको। ये क्वेश्चन ऐसा बहुत सारा जे एडवांस में लाने वाला है। जे एडवांस का क्वेश्चन में रिसेंट ईयर का 2022 का भी दिखाऊंगा क्वेश्चन, वहां भी पूछ चुका है। एनसीईआरटी में कहीं लिखा है, लेकिन पूछता है क्वेश्चन। अब लोग एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो मोग आपने बताया था क्वेश्चन भेजा था, तो मैंने बोला था वेट कीजिए, तो मुझे एडवांस क्लास में वो बताऊंगा क्या होता है। अभी नहीं, अभी सुनो। ऐसा एक क्वेश्चन बहुत सारा ऑर्बिटल का आएगा। यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल का मैंने लाया, 1s का। एक चीज देखना, 1s में आर का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो एंगुलर वेव रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू तो 0 नहीं होगा। मतलब न्यूक्लियस पे आर का वैल्यू तो 0 होगा। न्यूक्लियस पे आर का वैल्यू क्या होगा, 0। बेटा क्या होगा, एट न्यूक्लियस पे जाएंगे, एट न्यूक्लियस पे जाएंगे, न्यूक्लियस पे तो आर का वैल्यू क्या होगा, 0। तो 1s का वैल्यू क्या होगा, नॉन जीरो। क्योंकि 1s का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए आपका, 2 × z अपॉन a0 अपॉन 3/2। a0 क्या था, बोर्स रेडियस 0.52 नैनोमीटर। जेड क्या होगा हाइड्रोजन के लिए, 1। तो 1 पुट कर देंगे तो वैल्यू कुछ आ जाएगा। अब वालों के वहां पे उस टर्म को क्यों हटा दिए, तो जैसे 0 लेंगे एक्सपोनेंट से, किसी का एक्सपोनेंट 0 होगा तो वैल्यू 1 आएगा, वो हंस गया। मतलब कि यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आने वाला आपका, कर लेंगे। आप ये बता दो, आर का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू तो इंक्रीज होते जाएगा नीचे। अब जैसे नीचे इंक्रीज होते गए तो वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा ना। अरे नेगेटिव एक्सपोनेंट है बेटा, आर का वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। और कैसे, एक्सपोनेंशियली। स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, एक्सपोनेंशियली डिके होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक का पढ़े थे ना आपने, तो वैसे डिके होगा कि नहीं। आप वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ पढ़े थे ना आपने, एम एक्स माइनस 1। आपका कैसा आता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आता था ना, तो वैसे ही कुछ आएगा, आएगा ये। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में अगर प्लॉट लूंगा तो कैसा प्लॉट आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक प्लॉट। समझ में आई, आई बात समझ में। देखो फिर से सुनना, ये इसका इक्वेशन है,
ऐसा करके बहुत सारा ऑर्बिटल सबका इक्वेशन होगा, होता भी है। एक ऑर्बिटल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके पास। आई बात समझ में? तो ये एक ऑर्बिटल है, इसका ये इक्वेशन लिया मैंने। इस इक्वेशन में मैं देख रहा हूँ कि अगर न्यूक्लियस पे जाऊंगा तो आर का वैल्यू क्या होगा, 0। ये मैं पर्टिकुलरली किसके बारे में बोल रहा हूँ, 1s के लिए। 2p के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसके लिए बोल रहा हूँ, 1s के लिए। अगर ये 0 कर देंगे तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 1/0। तो वैल्यू क्या होगा, 1। मतलब कि न्यूक्लियस पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाला है। मतलब न्यूक्लियस पे 0 तो नहीं बोलेंगे उसका। अब जैसे मैंने आर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो 1s, आर 1s का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज साई एन एल, मतलब 1 0 लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं, बताओ आप तो। देखो कैसे, ये एक्सपोनेंशियल है कि नहीं। तो इसका वैल्यू जब फाइंड करोगे तो जेड इंटू क्या करेंगे, मतलब जो भी ये वैल्यू है डिवाइड कर दोगे, ई का एक्सपोनेंट क्या होगा, जेड आर बाई ए नॉट। अब जेड का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू तो इंक्रीज होते जाएगा, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज होगा तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आ गया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं है आपका, ये एक्सपोनेंशियली है आपका, तो डेफिनेटली आर का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो साई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब समझ में आ गया 1s का प्लॉट क्यों ऐसा लिया है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब हुआ ये कि अगर आप साई के लिए देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, साई आर वर्सेस आर लिए, किसके लिए, 1s के लिए बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आर लिए, ये क्या आपका न्यूक्लियस है, ये पॉइंट क्या आपका न्यूक्लियस। देखो कैसे प्लॉट होगा। अब क्या करोगे कि इस पे देखना, यहाँ पे ऐसा कुछ प्लॉट्स होगा आपका। और रुको 1 मिनट रुको, ऐसा कुछ दिखा देता है, ऐसे कुछ प्लॉट होगा। देखो इसको मैं इसको मैं इस पॉइंट पे टच नहीं करवा रहा हूँ, क्यों, जैसे टच करेगा तो नोड आ जाएगा। नोड नोड साइड जब आपका क्या था, इस तरह से टच करता था नोड आता था कि नहीं। यहाँ तो नोड नहीं है, तो फिर टच नहीं करवाएंगे। आई बात समझ में? तो देखो अगर नोड होगा तो फिर टच करा के नीचे आएंगे। आप एक काम करो, वेव फंक्शन पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट। तो नोड का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर दो नोड होगा तो एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव आओगे, फिर नेगेटिव से एक बार पॉजिटिव में जाओगे। तो समझ में आया ग्राफ कैसे एक्सटेंड कर रहा है ये। अब सोचो तो 2s का कैसा होगा, ऐसे ही आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, फिर नेगेटिव में एक्सपोनेंशियली डिके कर जाएगा, फिर पॉजिटिव नहीं आएगा सर क्योंकि नोट कितना हो जाएगा। सर चलिए यहाँ तक, हाँ बताइए। सर आर जीरो, आर जब जीरो है तब मतलब रेडियल फंक्शन का तो वैल्यू है 2z/a0 और टू द पावर 3/2। सो ग्राफ में वो वाई एक्सिस को टच नहीं क्यों कर रहा है? नहीं 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 नहीं, अब देखिए यहाँ पे, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे बेटा न्यूक्लियस पे जाके मैंने इसको वैल्यू फाइंड किया कि नहीं, बताइए। हाँ सर। और ये वैल्यू जब जाएंगे, जैसे आर का वैल्यू आप डिस्टेंस न्यूक्लियस बढ़ते जाओगे इधर की तरफ, तो बेटा आर का वैल्यू जैसे आपके इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते चला जाएगा। हाँ सर वो समझा, मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ जब स्टार्ट हो रहा है आर जीरो से, तब क्या मैंने ग्राफ क्यों वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा है? वो नहीं तो नहीं, करना चाहिए, वो ये पहली टच, प्रोसेस। ये जो टच करने बोल रहे हैं ना, हाँ सर। नहीं वो एक्सपोनेंशियली आपका जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो टच कर लेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के थ्रू, तो उसका नहीं पूछेगा। आपको जब भी जाइएगा तो किसी बुक में तो ऐसे करके देता है, तो मैं भी वैसे ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बना दिया मैंने। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। देखो एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया, देखो। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे टच करवाया कि नहीं। हाँ सर मैं वही बोल ठीक, नहीं नहीं, नीचे जो टच किया यहाँ पे, ये 0 पे जा रहा है, यहाँ पे 0 पे जा रहा है, वो रॉन्ग लिखा वहाँ पे, रॉन्ग है वो एनसीईआरटी का पॉइंट्स, वो सही नहीं है उसका, रॉन्ग है। अब देखो यहाँ पे 0 का एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, ऐसे करके जा रहा है वो। देखो पॉजिटिव से निगेटिव आया, फिर निगेटिव से पॉजिटिव तरफ में नहीं आ गया, तो एक नोट आ गया कि नहीं यहाँ पे। अब सोचो तो 3s का क्या होता, फिर ऊपर चला जाता, दो नोट आ जाता, कहाँ पे, ये यहाँ पे 0 तो टच कर रहा है ये, फिर ये 0 में टच नहीं कर रहा है, तो नोट तो एक ही होगा ना। ये पॉइंट को नोट मत लाना, क्यों न्यूक्लियस है वो।
देखो पिकोमीटर में लेके, यहाँ पे देखो पिकोमीटर में लेके, नैनोमीटर में लेके ग्राफ भी प्लॉट किया है। आप समझ में आ जाएगा कैसे प्लॉट होता है ये। सुन, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। ये समझ में किसका था, 1s या 2s का था ये? 1s का। 2s में रेडियल लोड कितना होता है बेटा, बता दो। 1। तो रेडियल लोड का मतलब क्या होता है? मैंने बोला था रेडियल लोड उसी पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे साई बिकम 0। बताए थे। हाँ तो सर। बताइए अब बताइए बेटा, यहाँ पे जब प्लॉट करेंगे तो आप प्लॉट करना समझ में आ गया कैसे बनेंगे। यहाँ पे देखो ये 2 0 लिया, इसका मतलब 2s ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिए, साई वर्सेस आर का प्लॉट ले रहा हूँ, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। अब बेटा बताओ तो कैसा आ जाएगा ये आपका कैसे आएगा, देखो यहाँ से आएगा ये, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा वो। मतलब ये क्या हो गया आपका रेडियल नोड। मतलब पॉजिटिव से कहाँ है आप निगेटिव, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव नहीं जाएंगे, जैसे पॉजिटिव जाएंगे फिर नोड आ जाएगा। अगर ऐसे प्लॉट देगा आपको, बोला ये रेडियल नोड बताओ तो नहीं पकड़ लोगे कितना होगा। हाँ सर। चलेंगे। अब बताइए ये किसका प्लॉट लिया मैंने, साइबर से सर का किसका प्लॉट लिया, एस का, 2s का। हाँ सर। यहाँ पे टच नहीं करेगा वो, जहाँ पे टच करता है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, वहां पे यहीं पे जाके ऊपर ही, ये यहाँ से ये टच नहीं करना चाहिए, तो एनसीईआरटी टच करवाए इसलिए रॉन्ग है वो। बहुत सारे अगर आप यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं, वो आप एक काम कीजिएगा, आपका भी मान लीजिए जैसे आए हो तो आप थोड़ा पहले आना, मैं एक एडवांस बुक दिखाऊंगा इस पे। उस एडवांस बुक में देखना सारा ग्राफ बहुत अप्रोप्रिएट है, यहाँ टच नहीं करता, लेकिन एनसीईआरटी ने टच करवा दिया तो चलो ठीक है, टच करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मान लो जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इतना फाइन करके नहीं पूछेगा कि टच एक करवा देगा एक बार नहीं करवाएगा, ऐसा नहीं पूछेगा। आपसे मेनली क्वेश्चन रॉन्ग करवाने का नोट पे। चलो ये समझ में आ गया। स्मॉलर, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये वैल्यू 1 हो जाएगा टोटल, ये तो कुछ रहेगा, डेफिनेट वैल्यू तो रहेगा वो, इसीलिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेट वैल्यू रहेगा, इसीलिए इसी पॉइंट को डेफिनेट वैल्यू पे टच करवा दिए यहाँ पे। आई बात समझ, इसीलिए टच करवा दिए वहाँ। कुछ आइडिया लगे यहाँ पे, आगे समझ में। अब देखो एक चीज याद रखना, सर एक चीज याद रखना, सुनो बताइए। सर, अगर वो 3s होता तो रेडियल नोट 2 होता। हाँ तो रेडियल नोट, 2 का हाँ टच। रेडियल, हाँ वही बता रहा हूँ, 3s अगर लेंगे, 3s लेंगे तो रेडियल नोट कितना हो जाएगा इसमें, 2। तो आप जो प्लॉट करेंगे कुछ ऐसा प्लॉट हो जाएगा, देखिएगा मैं बता रहा हूँ, ऐसा प्लॉट छोटा करके मैं प्लॉट बता रहा हूँ, या बड़ा ही फिगर बना देता हूँ। आप खुद से करो ना 3s का, आप देखोगे रेडियल नोट 2 आ गया ना, तो 2 आ गया तो एक बार पॉजिटिव से निगेटिव, फिर निगेटिव से एक बार पॉजिटिव जाना, फिर वहीं पे आ जाना आप, क्योंकि 2 ही है ना आपका। तो कहीं ग्राफ देगा तो पकड़ लोगे आप लोग अब। ये 3s का बता रहा हूँ, 3 0 ये हार है आपका, एन और एल है वहाँ पे, हार निकले इसलिए। देखो कैसे हो जाएगा, कुछ डेफिनेट वैल्यू से आओगे। ये पॉइंट को जो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा तो कभी कभी क्वेश्चन जो फ्रेमिंग होता है कहीं पे दिखेगा तो ये लगेगा कि ये टच हो रहा है, लेकिन उसको नोट मत मानना। नोट आप बीच में जो टच कर रहा है उसी को बोलना नोट आप। बीच में जो है यहाँ पे क्रॉस कर रहा है वहीं पे नोट लेना। तो ये भी रेडियल नोट से आपका, ये भी रेडियल नोट से आपका, तो रेडियल नोट कितना मिला आपका, 2। तो ऐसे करके क्या करेगा, देखो ऐसे करके आपको ग्राफ दे देगा, ऐसे करके ग्राफ दे देगा, ऐसे करके ग्राफ सब दे देगा। आप बोलेगा कि बताओ इसमें रेडियल नोट कितना होगा, तो 0 से लेके ऐसे टच करवा देना, देखो रेडियल नोट कितना आ गया। नहीं इसको मत लेना, इसको नहीं, नहीं 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 इसको नहीं। ये 1 2 3 4 5 बोलेंगे कि नहीं, रेडियल रोल लेंगे कि नहीं, तो पकड़ लेंगे आप। चलो आप जो सुनना है, एक चीज जो बता रहा हूँ आपको, नोट करके लिख लो। और एस ऑर्बिटल किसके लिए लिख रहा हूँ आपका, एस ऑर्बिटल के लिए, एट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे आर क्यों होगा 0, बट साई वर्सेस आर शुड नॉट बी 0, ये मैक्सिमम हो गया यहाँ पे।
मतलब एस और बैटल का जब भी प्लॉट लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से लोगे? अपनी न्यूक्लियस से। ये ट्रिक याद रखोगे तो पकड़ लोगे ग्राफ कि साइबर से सार का अगर प्लॉट करना है एस का, तो एस का मैक्सिमम कहाँ से रखना है? न्यूक्लियस से। मतलब हमेशा ग्राफ ऐसे ही फॉल करेगा। आई बात समझ में? हमेशा ग्राफ ऐसे फॉल करेगा। अब देखो ये तो नॉन डायरेक्शनल होता है कि डायरेक्शनल होता है? स्फेरिकल तो नॉन डायरेक्शनल होता है। अब फॉर देखना, ये पी डी एफ किसी के लिए भी लेंगे, एट न्यूक्लियस पे जाएंगे तो आर इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे साई वर्सेस आर का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है सबका प्लॉट। अरे कुछ इक्वेशन आएगा तब ना बोल रहा हूँ मैं। इसका भी इक्वेशन आता दिखा दूंगा इसको दिया मैं। वो इक्वेशन मत लिखो नहीं तो हालत खराब हो जाएगा। वो और भी बड़ा इक्वेशन है वो। ये इक्वेशन जब लूंगा ना तो उस पर मैं बताऊंगा, ये सब बताऊंगा आपको। नहीं नहीं, अब देखिए, जो जे एडवांस के बच्चे हैं जिनको आपका इंटरेस्ट होगा कि क्यों लिए यहाँ पे जीरो, तो उसका इक्वेशन होता है। वो इक्वेशन मैं आपको जे एडवांस क्लास में दिखाऊंगा। वो ट्रिक होता है पकड़ने का। अभी एक देखो, मोहक आपने क्वेश्चन भेजा था ना, कहीं पे क्वेश्चन भेजे थे ना आपने कहीं पे? यस सर। तो ग्रुप में एक बार फॉरवर्ड कीजिए तो ग्रुप क्वेश्चन सर अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। फॉर्म। नहीं नहीं, अभी फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं उसको पेस्ट करके दिखा रहा हूँ एक ग्राफ जो था वहाँ पे। वो जेई मेन का क्वेश्चन था, दिखा रहा हूँ आपको। देखिएगा, आप फॉरवर्ड कीजिए। नहीं नहीं, दिखा रहा हूँ मैं वो। हाँ नहीं नहीं, फॉरवर्ड कीजिए ना, मैं दिख रहा हूँ, पेस्ट करके मैं दिखा रहा हूँ। जल्दी कीजिए थोड़ा। चलो ये समझ में आया आपको? हम्म, अब बताइए, पी और डी एफ के लिए जब साई वर्सेस आर का प्लॉट लोगे तो न्यूक्लियस से लोगे, ये समझ में आ गया? फॉरवर्ड कर दीजिए। फॉरवर्ड कीजिए तब तक, मैं एक टू पी का बता रहा हूँ। बेटा रेडियल लोड कितना होता है इसमें? जीरो। अरे टू पी है, रेडियल लोड तो जीरो होता है। बेटा रेडियल लोड अगर रखोगे ना तो ग्राफ का प्लॉट समझ में आ जाएगा आपका। वो ट्रिक याद रखो, रेडियल लोड याद रखो। जितना रेडियल लोड उतना बड़ा साइज। क्योंकि रेडियल लोड क्या होता है देखो ना, यहाँ पे याद रखना है कि रेडियल लोड अगर इंक्रीज होगा तो साइज भी इंक्रीज होगा। रेडियल लोड इंक्रीज होने से देखो, रेडियल लोड इंक्रीज होगा मतलब क्या, आपका वेव बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है ना। आप बताओ, एक रेडियल लोड लेंगे इसका मतलब एक बार कट करके आप जाएंगे, तो रेडियल लोड लेंगे तो दो बार आप कट करोगे। रेडियल लोड थ्री लेंगे तो थ्री बार कट करोगे। तो जितना ज्यादा कट करोगे तो वेव तो उतना ज्यादा एक्सटेंडेड होगा, मतलब साइज तो उतना बड़ा होगा आपका। सही बात समझ में? रेडियल लोड जितना बड़ा होता है साइज उतना ज्यादा होता है। कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सब बता रहा हूँ, ये सब याद रखना है। प्लॉट करने में आप हेल्प क्या मिलेगा देखो। रेडियल लोड बेटा कितना है यहाँ पे? जीरो। अब बताइए, साई वर्सेस आर का प्लॉट ले रहा हूँ मैं। ये किसका ले रहा हूँ? टू वन का। टू वन क्यों लिए? पी है। एल क्या होता है? वन। अब देखना ये क्या लिया, आर न्यूक्लियस से लिया मैंने। देखो प्लॉट लूंगा मैं। अब एक काम करो, कहीं पे बल्ब, एक काम करो, मैं एक बताओ। कहीं पे मान लो, कहीं पे फील्ड माप रहा, तो जैसे मान लो कि जैसे बहुत सारा बच्चा रहता है जो थोड़ा हॉट स्कर्ट है, जैसे फील्ड होता है। फील्ड में कहीं पे एक बल्ब जलते रहता है। बल्ब मान लो लगा हुआ है कहीं पे, क्रिकेट ग्राउंड या कुछ फील्ड है। अब उस बल्ब में एक ही बल्ब मान लो जल रहा है वो। अब मैं बोलूंगा कि इसका जो वेव जा रहा है, वेव जो जा रहा है, लाइट जहां तक जा रहा है, उसका मेरे को एग्जैक्ट इन पॉइंट बताओ। आप नहीं बता पाओगे। मैं बोलूंगा ये जो वेव जा रहा है ये तो लाइट जा रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है ये तो, ये एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता पाओगे। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो वही होगा। इसलिए मैं लास्ट में जाके देख रहा हूँ, डिमनिश कर रहा हूँ, मतलब इंड नहीं कह कर रहा हूँ मैं। कहीं पे इंड नहीं कर रहा हूँ। अब वेव तो ऐसे ही जाएगा ना। तो पहले एक मैक्सिमम जाएगा फिर मिनिमम की तरफ तो जाना ही जाना है उसको। कर लेंगे। अब देखो कहीं पे टच करवा रहे हैं लास्ट में, नहीं वो कहाँ पे वेनिश होगा? इनफाइनाइट पे। ये जो पार्ट देख रहे हो ये कहाँ पे आपका एंड होगा? इनफाइनाइट पे जाके एंड होगा। समझ में आ गई? ये किसका था? टू एस या टू पी का? टू पी का। आप थोड़ा सोचो, अगर थ्री पी का प्लॉट करते थे क्या होता? नीचे आ जाता फिर। आ जाता कि नहीं? ऐसे ऊपर से फिर नीचे आ जाता। कर लेते। थ्री डी का लेंगे तो थ्री पी का, थ्री डी का टू पी का सेम होगा कि नहीं? यस। हम्म।
अरे कहीं से वेव जाएगा तो एक मैक्सिमम बना के नीचे आएगा ना, कुछ होता है वैल्यू, वो सब नहीं पढ़ना। ये समझ में आया आपको? आप बता दो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा साई का वैल्यू है कि नहीं? तो एक बार जेई मेन में क्वेश्चन क्या पूछा था, ऐसे पॉइंट बना दिया था, ए बना दिया था, बी बना दिया था, सी बना दिया था। अब बोला था कौन सा पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑब्वियसली इसी पॉइंट पे होगा, क्योंकि बी पे साई का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, तो साई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। कर लेंगे। यही कुछ कंसेप्ट आपका बताया था किसका, मैंने साई का, आप पकड़ लोगे आप लोग। अब देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, मैं किसका बात कर रहा हूँ, साई स्क्वायर वर्सेस आर का प्लॉट ले रहा हूँ, एन और एल, या मैं प्लॉट ले रहा हूँ आपका आर एन एल वर्सेस आर स्क्वायर एन एल वर्सेस आर का, मतलब साई वर्सेस आर का लिए थे, अब साई स्क्वायर वर्सेस आर का लिए थे, हमेशा पॉजिटिव होगा। साई वर्सेस आर का प्लॉट लिए थे ना, साई स्क्वायर वर्सेस आर का प्लॉट ले रहे थे, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो ऑलवेज हाँ सर। पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन नोट पे क्या होगा, सर नोट पे 0 हो जाएगा। जीरो। तो ऐसे ही करके फ्लक्चुएट करते जाएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब जो निगेटिव था ना उसको पॉजिटिव में लेके जाना आपको, ऐसे ऐसे करके चला जाना आपको, आप पकड़ लेंगे ग्राफ। फॉर एस ऑर्बिटल के लिए जाएंगे, फॉर एस ऑर्बिटल के लिए, तो फिर याद रखना आपको फॉर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के आर अगर जीरो लेंगे कहाँ पे, एट न्यूक्लियस पे, तो बेटा याद रखना आर स्क्वायर एन एल या साई स्क्वायर जो होता है एन एल का वैल्यू, ये जीरो नहीं होता, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, मतलब वही प्लॉट रखना आपको जैसे वहां पे प्लॉट लिए थे। फॉर पी डी एफ जाएंगे, एट न्यूक्लियस पे क्या जाएंगे बेटा, आर वैल्यू क्या होता है न्यूक्लियस पे, जीरो, जीरो। साई स्क्वायर एन एल का वैल्यू यहाँ पे क्या लेना, जीरो। आप बताइए, तो अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा, समझ में आ जाएगा कि पी और डी को कहाँ से स्टार्ट करना, ओरिजिन से, और एस को कहाँ से लेना, मैक्सिमम फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, अब मैक्सिमम फ्रॉम द ओरिजिन एस का, एस का ओरिजिन पे मैक्सिमम रखना। अब आपको बोले ये कहाँ तक जाएगा, अकॉर्डिंग टू रेडियल लोड्स, जितना रेडियल लोड होगा उतना अप डाउन करेंगे, रेडियल लोड एक भी नहीं होगा तो सीधा एक ही क्वाड्रेंट पर रहेंगे, पॉजिटिव में, रेडियल लोड वन होगा तो पॉजिटिव से निगेटिव आ जाएंगे, वो किस में, साई में, साई स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव में रहेंगे आप। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे अगर मैं वन एस का बता रहा हूँ और टू एस का बता रहा हूँ, देखो वन एस का क्या होगा, तो वन एस का तो ऑलरेडी पहले भी था पॉजिटिव में, अभी भी पॉजिटिव में रहेगा, मतलब साई वर्सेस आर का बता रहा हूँ ये टू, ये बता रहा हूँ वन जीरो का, साई स्क्वायर का प्लॉट है ये, और ये क्या है आर का, बताइए कैसा प्लॉट होगा। थोड़ा और ज्यादा कर्व स्ट्रिपर हो जाएगा, लेकिन कर्व वैसे ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं, रीजन क्या है, नो रेडियल नोट्स। अब बताइए टू एस में रेडियल नोट कितना होता है, वन, तो देखो क्या करेंगे, साई स्क्वायर का प्लॉट रहे तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, तो बताइए साई स्क्वायर अगर प्लॉट लेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, अब देखना, बताइए निर्मल में बताइए, आर्यन बताइए, शर्मा बताइए क्या होगा इसमें बेटा, कि कैसे आओगे इसमें तो वो नीचे आप, वाला छू पार्ट के रिवॉल्व बाउंस कर जाएगा। ऐसे चला जाएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ सर। तो ये पार्ट क्या है आपका, ये पार्ट क्या है आपका, रेडियल नोट्स, आई बात समझ में? आप बता दो अगर साइबर से साई स्क्वायर का प्लॉट लेगे तो पकड़ लोगे ना, साई स्क्वायर वर्सेस आर का प्लॉट लेगे तो पकड़ लोगे ना, साइबर से सार का प्लॉट लोगे तो पकड़ लोगे ना। हाँ अगर सर। मेरे को थ्री पी का अगर प्लॉट करना, थ्री पी का करना है तो थ्री पी का क्या होगा बता दीजिए। सर एक ही नोड है बस, सो कितना न्यूक्लियस से शुरू। रेडियल नोट कितना बेटा है इसमें, वन, वन रेडियल नोट है, इसका एन का वैल्यू कितना है बताइए तो, सर थ्री।
3। सर थ्री, 3 तो उसको - 1। 3 1 लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग? और आर गए। आप बताइए कैसे प्लॉट होगा इसमें? पहला पिक हमें सर मैक्सिमम लेना है, उसके बाद पिक को सॉर्ट करते चला जाना। साइ स्क्वायर वर्सेस आर का जब प्लॉट लेंगे तो उसमें फर्स्ट पिक शुड बी मैक्सिमम, उसके बाद पिक को क्या करोगे? सॉर्ट करते जाओगे। ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ना, उसका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से सारा कंक्लूजन है, इसीलिए मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहा हूँ आपको, एक कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको, ताकि इसी पे काम चला लो आप लोग। कि ये मैं बता रहा हूँ, आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जरूरत होता है जे एडवांस के बच्चे को, तो जे एडवांस का जब क्लास लेंगे तो वहाँ पे वो कुछ इक्वेशन मैं लाऊंगा, और उस इक्वेशन को लर्न नहीं करना आपको, उस इक्वेशन को लर्न नहीं करना, उसका मैं कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन जे एडवांस का वो भी मैं लाऊंगा वहाँ पे। उसको मैं एक उस एंगुलर पार्ट का एक ट्रिक बताऊंगा, आपका एंगुलर पार्ट का एक ट्रिक बताऊंगा, उस एंगुलर पार्ट के थ्रू उसको मैं बोलूंगा पकड़ लो आप इसको। आई बात समझ में? आप बताइए सर, में बताइए। और सर मैं बोल रहा था कि वो एस ऑर्बिटल के लिए साइज साई स्क्वायर और साई का वैल्यू की मतलब हम मतलब जीरो नहीं ले रहे हैं, मैक्सिमम ले रहे हैं। पर वो कैसे होगा? न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन है, तो ठीक ये न्यूक्लियस के पास ही इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो ढूंढने का प्रोबेबिलिटी कैसे उतना? नहीं नहीं, फिर से बताइए, क्या बोले, फिर से बताइए। बताइए साइमन से बताइए क्या बोल रहे हैं। नहीं बताइए, नहीं क्या पूछ रहे थे, बताइए। बेटे क्या बोले थे पूछो, मैं तब तक ये पेस्ट कर रहा था, पूछो, मैं बता रहा था, नहीं सुना दिया तो। देखो 2s का ये इक्वेशन 2s का है। आपको लगता नहीं कि आर का वैल्यू जीरो लेंगे तो मैक्स ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा? सर दिख रहा है ना मेरा एक आपको? डाउट आप बताइए। सर मेरा एक डाउट था सर। सर वो 1 मिनट, नहीं नहीं, इसको बताने दीजिए, उसका तो मैं आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ, इसको सुनिए। ये सर आपने इनकम्प्लीट क्वेश्चन भेजा, वहां पे ऑप्शन दिया होगा, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे एक एक से बता रहा हूँ आपको, ये किसका रेडियल वेव फंक्शन है कि नहीं, ये बताओ। ये बोल रहा है कि नहीं, 2s ऑर्बिटल का ये वेव फंक्शन है कि नहीं, बताओ। अब बेटा एक बार बता दो, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे साई का वैल्यू जीरो होगा वही नोड होगा। ए नॉट तो बोल रहा है आपको बोर्स रेडियस, वेव फंक्शन एज द रेडियल वेव आर इक्वल टू ए नॉट, मतलब कि डिस्टेंस बोल रहा है आर इक्वल टू आर नॉट लेने के लिए, बोल रहा है कि एक्सप्रेस द आर नॉट इन द टर्म्स ऑफ ए नॉट के टर्म में एक्सप्रेस करो, कहाँ पे? तो वहां पे आपने वहां पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन भेजा, वो बोला होगा नोट पे। सो एक चेक से कीजिए, चेक करके देखो। नहीं देखिए ना, वहां पे बोला होगा नोट पे, बोला होगा। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, वहां पे नोट पे पूछा होगा, चेक कीजिए आप, चेक कीजिए। मैंने जो देखा था, आपने क्वेश्चन भेजा था यहाँ पे, मैंने भेजा देखा था। नहीं सर, वही पूछा है कि whereas एक्सप्रेस आर नॉट इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, वही बस उतने ही पूछा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं नहीं, जेई मेन का जो क्वेश्चन पूछा होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन आपका नोट पूछा होगा, नोट के टर्म में पूछा होगा आपका, देखिएगा। दिस फंक्शन आर नॉट एक्सप्रेस द टर्म्स ऑफ द ए नॉट, ए नॉट के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना था, तो वो नहीं होगा, वो आगे कुछ जरूर लिखा होगा, नोट फोर्ट लिखा होगा कुछ। सर इसके ठीक। बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन चला गया, उसमें तो नहीं वेव। नहीं आप, नहीं नहीं, इनकम्प्लीट क्वेश्चन भेजा आप यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट जो मैं दिखाऊंगा, तो मैं आपका क्लास क्लास लेने के बाद में वहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन होता है, मैं इसको कंप्लीट क्वेश्चन में भेजूंगा आपको। आप याद रखिए कि एक काम करो, मैं बोल रहा हूँ कि देखो एट नोट पे जाएंगे, एट नोट का मतलब क्या होता है, नोट का मतलब एट नोट, साई 2s का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो अगर जीरो कर देंगे तो क्या होगा, सबको जीरो।
टू माइनस आर बाई ए नॉट हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टू ए नॉट हो जाएगा कि नहीं। मतलब नोट कहाँ पे मिलने वाला आपका, मतलब नोट कहाँ पे मिलने वाला आपका, ए नॉट पे, टू ए नॉट पे। अब बताइए ए ए नॉट कितना होता है, 0.5, 0.529 एंगस्ट्रम। तो 2 × 0.529 एंगस्ट्रम, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नोड। यही बात समझ में। मतलब साई का जो वैल्यू ले रहे हो, ये साई देखो, साई का जो प्लॉट लियो ना, साई का जो प्लॉट लियो, देखो ये किसका, साई का देखो, ये साई का प्लॉट है ना, ये 2s का प्लॉट है ना ये। और देखो ये 2s का प्लॉट लिए थे ना, यहाँ पे 2s का प्लॉट लिए थे ना आपने, यहाँ पे 2s का देखो, ये 2s का प्लॉट था कि नहीं, ये देखो 2s का प्लॉट है कि नहीं, और 2s का प्लॉट यहाँ पे नोड है कि नहीं। तो ये नोड कहाँ पे, 2a नोड। आई बात सर, नोड कहाँ पे है, 2a नोड पे। तो आपको अगर इक्वेशन देगा, आप बोलेगा नोड का डिस्टेंस बताओ कितना होगा न्यूक्लियस से, ए नॉट के टर्म में आपको बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नोड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नोड इन द टर्म्स ऑफ ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। आर तक ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस, वो तो वेरी करते रहेगा। नोड पे जाके आपने क्या किया, साई का वैल्यू को जीरो कर दिया, इक्वेशन जीरो हो गया। मतलब इक्वेशन में जब कैलकुलेशन करने जाओगे तो ये बेटे बेटे क्या होगा, ये सब जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा आपका। तो आपका क्या होगा, 2 - r ए नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, जीरो। तो बता दो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट हो जाएगा ना। तो उसी को अगर लेंगे हम लोग तो ये लिख सकते हैं, आर नॉट इक्वल टू 2a नॉट लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग। तो वही क्वेश्चन होगा उसमें, देखिएगा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, उसमें वही पूछा होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। चलिए समझ में आई है। अब देखो ये बेटा समझ में आ गया, साई स्क्वायर वर्सेस आर का कैसे प्लॉट लोगे, क्या होगा प्लॉट। सर बताइए। सर वो 2s और 3p वाला वो दोनों ग्राफ तो मतलब सेम होना चाहिए, मतलब कि किसका, किसका। 2s और 3p का वो ग्राफ तो सेम होना चाहिए, रेडियल नोट तो एक दोनों। नहीं नहीं, 3p का बता रहे हैं ना। 3p में सर अब दोनों जगह पे नोट दिखाएं। ये पार्ट, ये पार्ट। हाँ सर, सर रेडियल नहीं नोट नहीं तो वन नहीं दो नहीं, जगह। रेडियल नोड सुनिए, रेडियल नोड देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है कि नहीं बेटा बता दो। हाँ न्यूक्लियस को नोड में काउंट नहीं किया जाता, अच्छा। यही बात समझे। न्यूक्लियस को नोड में काउंट मत कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि न्यूक्लियस आपने स्टार्ट किया तो न्यूक्लियस आपका नोड हो गया, नोड तो हमेशा ऑलवेज रहेगा नोड, इसलिए न्यूक्लियस को नोड में काउंट नहीं किया जाता है। जब न्यूक्लियस के बाद आप एक्सटेंड करेंगे तो जिस पॉइंट पे टच करेगा नेक्स्ट पॉइंट पे साइड पे जीरो, वो नोड होता है। यही बात समझ में, तो न्यूक्लियस को नोड नहीं बोला जाता, न्यूक्लियस कभी नोड नहीं होता। न्यूक्लियस तो ऑलरेडी नॉन है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो नोड तो ऑलरेडी नॉन है, तो उस नोड को क्यों लेंगे आप। समझ में ये बात की, तो कर लेंगे ग्राफ, साइबर से साइज का प्लॉट बता दिया मैंने, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो टाइम तो है नहीं, एक बहुत बहुत अच्छा प्लॉट आपको बताने वाला था कि इस प्लॉट में डिमेरिट्स क्या, आप सुनो। ये प्लॉट अगर लेंगे तो ये प्लॉट बोल रहा है कि जितना भी एस इलेक्ट्रॉन है सबका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होता है, न्यूक्लियस पे। अरे देखो ना ग्राफ में देखा, न्यूक्लियस बोला है कि न्यूक्लियस पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब बेटा बताओ न्यूक्लियस पे कभी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। तो जब इस ग्राफ को मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू मैंने ग्राफ को प्लॉट किया, लेकिन ग्राफ का रियल में सिग्निफिकेंट अगर देखोगे तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब और कुछ ग्राफ पे वर्क करना पड़ेगा जो मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, जो ग्राफ मेरे को दिखाए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं होता, जो ग्राफ मेरे को दिखाए कि वहाँ पे साई का वैल्यू एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए। एक ऐसा ग्राफ में दिखाऊंगा जहाँ पे रेडियल मेरे को दिखना चाहिए कहीं पे, तो कुछ ऐसा ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ में प्रॉब्लम क्या होगा, इस ग्राफ बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस पे, जो कि एब्सोल्युटली जी अब रॉन्ग है कि नहीं है। क्योंकि देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो था, जैसे एक्सप्रेशन आपने अभी भेजा वो उससे पहले एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा, तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैंने प्लॉट लिया, तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग प्लॉट लिया तो बोल रहा है कि अरे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो साई का कहाँ पे देख रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस पे। मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस पे, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। नहीं एक्सप्रेशन में कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत है वहां पे। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कार्व आता है। अभी तक मैंने क्या लिया, साइबर से सर का, ठीक। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का कर्व लूंगा, लिखो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। उसके बाद मैं आपको जो भेजूंगा देख रहा हूँ यहाँ पे, ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं लिख रहा हूँ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
डेंसिटी फंक्शन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियस नहीं, सर समझ में आ गया, ये मैक्सिमम न्यूक्लियस पे नहीं लेंगे आप। चलिए, आप जो टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन दिखेगा आपको जेई मेन में, नहीं में, दोनों जेई मेन में और जेई एडवांस में ये क्वेश्चन मिलेगा, ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये जो कर्व बता रहा हूँ, लिखो रेडियल रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कर्व। इसको बोलूंगा आरपीएफ, इसको क्या बोलूंगा मैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कर्व। और सबसे इफेक्टिव यही एक्सप्लेनेशन देता है, सबसे इफेक्टिवली जो एक्सप्लेन करता है ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कर्व ही एक्सप्लेन करता है। आरपीएफ जो होता है, रिजर्व पुलिस फोर्स जो ऊपर बोला वो नहीं होता है, ये होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कर्व होता है। आई बात समझ में, इजीली याद रहेगा, आरपीएफ याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा। अब इसमें क्या होता है, कुछ फंक्शन तो अलग होगा, मैंने तो साइज इससे पहले फंक्शन लिया था, उसका क्या लेता साइज स्क्वायर लिया था, इसमें कुछ और फंक्शन को ऐड करना पड़ेगा। ये क्या बोलता सुनो, ये बोलता है कि नहीं आप ऐसे नहीं ग्राफ प्लॉट करो, आप सोचो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा, क्या होगा इसका इन्फॉर्मेशन वो सोचो। बोला कि आप जो इक्वेशन बनाए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत है, तो साइंटिस्ट ने बोला क्या, तो देखो बोला क्या, बोला कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये छोटा सा न्यूक्लियस है आपका। बोला इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में होता है, कहीं ना कहीं तो होगा, बोला यस होगा। तो बोला क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है, तो उसी में क्या करूंगा देखना। बोला कि उसी में क्या करेंगे आप, ऐसा कुछ आप देख लो। अब बोला इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपका इसी सर्कुलर रीजन में आपका कहीं ना कहीं, मतलब सर्कुलर रीजन का कुछ ना कुछ तो होगा थिकनेस, जो शेल लिए कॉन्सेंट्रिक शेल है उसका कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा। तो बोला कि आप एक काम करो, ये तो डिस्टेंस आप आर लोगे, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस आप आर प्लस डी आर ले लो, क्योंकि वो तो बहुत स्मॉल है। आई बात समझ में। अब बोला कि ये जो स्मॉलर है उसका वॉल्यूम तो डीवी होगा, और डीवी जो होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब, और -4/3 पाई आर क्यूब होगा। बोला कि आप जो आपका प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, सुनो वो किसका फंक्शन होगा, वो साई स्क्वायर एनएल तो होगा, अपॉन डीवी भी आएगा उसमें। एक थीन स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम है जिसपे मैं देख रहा हूँ आपका क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम ऑफ थीन स्फेरिकल सेल in which probability of finding electron मैक्सिमम उस सेल में। आई बात समझ में। अब देखो थिन स्फेरिकल सेल में डंबल शेप में है कि डबल डंबल, वो नहीं बोल रहा मैंने, थिन स्फेरिकल सेल मैंने एक डे बना लिया। अब बताओ थिन स्फेरिकल सेल जब जाएंगे तो न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस हो गई है, न्यूक्लियस पे तो नहीं होगा, तो जब न्यूक्लियस पे बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का तो वैल्यू तो जीरो ही आ जाएगा। तो किसी के लिए अगर ये प्लॉट में लूंगा तो जीरो से ही स्टार्ट होगा, ये तो बहुत इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन आएगा कि नहीं आपका। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ये होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। वो तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, साई स्क्वायर और किस पे, डीवी पे। तो आइडिया लगा आपका। इसी ग्राफ को मैं इसी को आगे इक्वेशन को मैं बताने जा रहा हूँ, टाइम नहीं, नेक्स्ट डे बता दूंगा, मैं इसी पे वर्क करूंगा। वो नहीं नहीं, आप एक काम करो, सुनो बता रहा हूँ। आप जब हम लोग जाते हैं तो ये एटॉमिक लेवल पे है आपका, तो एटॉमिक लेवल पे बेटा वो जो डिस्टेंस होता है बहुत माइनर डिस्टेंस होगा, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने उसको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा। मतलब इलेक्ट्रॉन का पोलरिटी का अगर बात करूंगा तो न्यूक्लियस एक सर्टेन डिस्टेंस पे तो होगा, न्यूक्लियस पे तो नहीं होगा, इसीलिए मैंने न्यूक्लियस एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके बनाया।
तो मैं आपको एक लेवल बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये वैल्यू तो बहुत स्मॉल होगा। आप सोचो ना, इतना हम लोग माइक्रो लेवल पे वर्क करते हैं, एक ही एटम में जो वेव इलेक्ट्रॉन का वेव सब है, सारा वेव तो एक दूसरे में डिफ्यूज होगा, कोई कंप्लीटली सेपरेट तो होगा ही नहीं। ये तो मानते हो नहीं इस चीज को? तो वहां पे तो आपको जब वर्क करना पड़ेगा तो आपको अप्रोक्सीमेशन तो वर्क करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? इसीलिए मैं थ्योरेटिकली जो कोरिलेट कर रहा हूँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो तो आपको थ्योरेटिकली कोरिलेट कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में वर्क करो। मतलब एक का वेव फंक्शन है तो उसी में दूसरा का वेव फंक्शन भी पेनिट्रेट करेगा, उसी में थर्ड का भी वेव फंक्शन होगा। मतलब किसी 2s में देखो, 1s में 2s होगा, 2s में 3s भी होगा, 4s में 3s भी होगा। मतलब 1s 2s एक तो कंप्लीट जोन नहीं बनेगा कि 1s बोलेगा ये मेरा जोन है तुम नहीं आओगे। तो बेटा 1s से अगर मेरा जोन न्यूक्लियस के क्लोज बोलेगा तो 2s क्या होगा, न्यूक्लियस के कुछ देर के बाद से स्टार्ट होगा, वो तो नहीं होगा। आई बात समझ में? मतलब कंप्लीटली तो सेपरेट होने वाला नहीं है, मतलब सब एक दूसरे को पेनिट्रेट करने वाला है, उसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन, जो आपको नेक्स्ट डे बताऊं। हाँ प्रॉब्लम कर रहा था ना, उसी के लिए, बस उसी के लिए। ना ना देख बाबू, बेटा देखिए, ये जो टॉपिक मैं अभी स्टार्ट किया, ये जितना भी नीट के बच्चे हैं, आप लोग सैटरडे के क्लास में सिर्फ 15 मिनट आप ज्वाइन करना, 15 से 20 मिनट के लिए। मैं ये 15 से 20 मिनट के लिए ग्राफ को मैं सीधा बताऊंगा, क्योंकि वो ग्राफ का इंफॉर्मेशन आपको बता के मैं पेनिट्रेशन पावर की तरफ जाऊंगा। मतलब कि पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है केमिस्ट्री का, इसीलिए मैं बताने वाला हूँ, राइट। और इस ग्राफ को जैसे ही पेनिट्रेशन पावर में खत्म कर दूंगा, मैं बोलूंगा जेई मेन के जेई एडवांस जो नीट के बच्चे होंगे आप लीव कर जाओ, तो आप लोग लीव कर जाना, आपको स्टे करने का मन होगा करना, नहीं तो आप लीव करना। जो जेई एडवांस के जो बच्चे हैं, उनको मैं क्या करूंगा, जो कार्टेशियन एक्सिस को पोलर कोऑर्डिनेट में लाया, उस पर मैं वर्क कराऊंगा, और फिर उसके मैं कुछ एंगुलर वेव फंक्शन पे वर्क करवाऊंगा आपको। ठीक है अच्छा, पूरी ओनली फॉर द पूरी मिनट, ठीक है। तो आप ये बताइए, सुनो, आप जो भी ऑनलाइन बच्चे ये बता दो, ये ग्राफ पूरा समझ में आया कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग समझ में आया कि नहीं, ये ग्राफ सबका बताइए, हाँ लोग सर, बताइए हम लोग यस समझ में सर। आया कि हाँ नहीं सर। लोगों? तो हाँ कोई सर। प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे, तो मैं नोट्स भेज रहा हूँ आपको, जिनको भी प्रॉब्लम होगा, जिनको भी प्रॉब्लम होगा, वो मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिएगा। अगर वहाँ मुझे जी चाहिए कि मेरे को सर एक बार और समझा दीजिए, तो मैं आपको जूम के थ्रू या जैसे होगा मैं एक बार फिर से बता दूंगा। और इस चीज को मैं क्या करूंगा, सैटरडे को एक बार मैं तेरा रिविजन करवाऊंगा। मतलब बेटा बताओ इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा, तो इससे क्या होगा, आप फ्रिक्वेंटली आप यूज करने लगोगे, ठीक है। नेक्स्ट से बताएंगे, चलिए गुड नाइट, नेक्स्ट से बताते हैं हम लोग। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक गुड यू नाइट सर। सर। अच्छा।